Good morning, sir. Good morning. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे ईएमटी पे? Sphere maintained at certain potential. क्या था? Sphere maintained at certain potential. इमेज चार्ज की प्रॉब्लम चल रही थी, आइसोलेटेड स्फीयर वगैरह वाला करा था। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, इमेज जेडी मेथड जैक्सन डिस्कस का। कर रहे थे ना? हाँ, इमेज मेथड डिस्कस कर रहे थे, है ना? इमेज मेथड कंप्लीट हो गया था आप लोगों का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन था सर, क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन कराया था फ्लक्स निकालने के टाइम पर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था और क्लोज स्फीयर से थ्रू फ्लक्स निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा था कि कांस्टेंट और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और अपॉन में एक एक्स मिनट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या था? ई वेक्टर इज इक्वल टू हाँ, ए कांस्टेंट ए ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो करा रखा है हमने। हाँ, वो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये करवा रखे हम। सर ये वाला आपने जो कराया था तो आंसर आ रहा था, लेकिन ये क्लोज स्फीयर से क्लोज स्फीयर से निकालना है, तो ये पर डाइवर्जेंस थ्योरम लग जाएगी। तो तो डाइवर्जेंस क्लोज स्फीयर से निकालना है तो डायरेक्ट हम ऐसे तो वही हम सरफेस इंटीग्रेशन से निकालेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? ये आप लोग को हम वेक्टर जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम करवा दिया था ये क्वेश्चन। इसको जो है ना, देखो, हमें ई डॉट डी एस, जैसे मान लो क्लोज स्फीयर है, क्लोज स्फीयर से हमें फ्लक्स निकालना है, तो इसमें नॉर्मल जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है ना, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, ओवर क्लोज सरफेस। ये है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ई डॉट डी एस हम करेंगे ना, तो ई का वैल्यू तो इतना दिया हुआ है, डी एस आप ऐसे लिख दोगे, ई डॉट और डी एस हमारा आर वेक्टर बाई आर हो जाता है, ठीक है ना? मतलब एन कैप हो जाएगा, ये एन कैप हो गया और इनटू डी एस ऐसे लिख देंगे। तो आर वेक्टर जब लिखोगे ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो इसके साथ डॉट करने पे बेसिकली देखो, ये एक्चुअली ऐसे लिख दो थोड़ा, चलो हम ऐसे लिख देते हैं सिस्टमेटिक थोड़ा। डीएस वेक्टर को हम एन कैप लिखते हैं ना, एन कैप डीएस, तो यहाँ पे देखो ई डॉट एन कैप करोगे ना, तो दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट और इनटू आर कैप, और दिस इज बेसिकली ई डॉट और आर कैप को आर वेक्टर बाई आर लिख सकते हो आप। तो जब आप इसे डॉट करेंगे ना, तो ये बेसिकली ए बाई आर आ जाएगा। आप करके देखो, आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ये लिखे तो आ रहा है। आपने कराया है। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या आई? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको कर रहे थे तो हमारा डाइवर्जेंस से दिमाग में आया था, उससे करना है। ये वाला मेथड नहीं आया, तो डाइवर्जेंस ले रहे हैं, ई का तो जीरो आ रहा है। अरे देखो एक मिनट, इससे ई डॉट एन कैप हमने निकाला ना, तो ए बाई आर आ गया, और यहाँ से डी एस इंटीग्रेशन, तो ये ए और इंटू डी एस इंटीग्रेशन करने से हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पूरा स्क्वायर का, तो इसका और बाई आर एक नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर 4 पाई ए इंटू आर, यही है ना? ये आंसर है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि डाइवर्जेंस से नहीं आ रहा आंसर, है ना? हाँ, डाइवर्जेंस अभी अरे जीरो आ देखो, रहा है। प्रॉब्लम ये है ना एक्चुअली, कि देखो ये जो पॉइंट है ना, सेंटर, सेंटर पे ये वाला फील्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो जब कोई फील्ड किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है ना, तो वहां पे आप उसका डाइवर्जेंस निकाल नहीं सकते हो। एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन जो है ना, इस पॉइंट पे वैलिड नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए आपका आंसर में मिस्टेक हो रहा है, डिफरेंशिएशन करेक्ट नहीं कैलकुलेट हो रहा है, समझ गए ना? इज इट ओके? यस। यही इसका रीजन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर। ये डिफाइन नहीं है ना दिस फंक्शन, तो आप डाइवर्जेंस निकालने के मतलब हर पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, पूरे स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रेशन उसका करना पड़ता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा हुआ, ओके।
ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली इसका आंसर हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये स्टूडेंट्स, देखो एक तो जानते हो आप लोग को हम बता रहे हैं, जो अभी जैसे मान लीजिए 19-20 स्टूडेंट जो भी अटेंड कर रहे हैं ना अभी क्लास, ठीक है, उनके लिए तो एक तरह से अच्छा है कि बाकी लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको गारंटी दे रहे हैं जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं ना उनका कभी नेट नहीं निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जो लोग सर एक अटेंड, बात बोलना था सर। हाँ बताइए। सर हम 2 दिन पहले ही एडमिशन लिया है हम्म सर। ये लाइव क्लास और जो बैकलॉग है वो दोनों हम्म। सर कैसे सर प्रोसीड करें, आप अगर कुछ सजेशन देखो दे तो। इसका पढ़ाई करने का कोई रूल नहीं होता है, समझ गए। देखो आपको हम क्लियर बता रहे हैं, जो लोग रूल पूछते हैं ना कि सर कैसे पढ़ें, समझ गए, कभी आपने कभी ये किसी से पूछा जाके खाना कैसे खाएं, आप बताइए। हम्म, कभी आपने किसी से पूछा है खाना कैसे खाएं? तो ये जो एजुकेशन है ना, दैट इज फूड फॉर योर माइंड, ओके। आप इसके बारे में पूछिए मत कैसे पढ़ना है, ठीक है, बस पढ़ जाइए, ठीक है। सर और जिसको जिसको नहीं पढ़ना आता है ना वो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, इतना ध्यान रखो, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर नेट बैच में अपने हमारे मतलब बैच में एक स्टूडेंट है, उनका नाम पूछा है। सर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, बट वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। हम्म तो उन्होंने मेरे से पूछा कितना सिलेबस हो गया, मैंने कहा कि इतना सिलेबस है और आप कवर कर सकते हो आराम से, 3-4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ज्यादा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं मई जून तक पहले मेरे को यूपीएससी अटेम्प्ट देना, उसके बाद मुझे नेट करना है। उसने कहा कि मुझे साइड बाय साइड नेट भी करना है। देन सर हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप यूपीएससी भी कर रहे हैं और आप नेट भी कर रहे हैं? आप छोड़िए, उनका काम है वो समझेंगे, ठीक है, आपको उसका टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। जो लोग करना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं। देखो यूपीएससी में अगर फिजिक्स लेके कोई कर रहा है ना तो नेट तो मतलब आराम से निकल जाएगा, ठीक है। किसी में अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि फिजिक्स लेकर के अगर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी का मेंस निकाल सकते हैं फिजिक्स लेकर के, तो नेट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, समझो, बहुत आसानी से निकलेगा नेट, ओके। ठीक है, तो देखो एक दो चीज आप हमेशा समझ लीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई कैसे करनी है ये कभी नहीं पूछा करो, ठीक है, क्योंकि बस आपको कंटेंट आपके सामने है, ठीक है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर को देखना ही है ना। अब कैसे देखना है, हम आपको ये बताएं क्या कि सामने मोबाइल रख के देखा करो, इतने डिस्टेंस पे बैठ के देखा करो, ठीक है, लेट के देखा करो। हम क्या बताना, क्या पूछना चाहते हो आप हमसे, ठीक है, कि टेबल पे बैठ के देखा करो, क्या क्या हम बताएं आपको, ठीक है। तो जो लोग ये सब पूछते हैं ना सर कैसे पढ़ाई करें, बैकलॉग कैसे कवर करें, इसका कोई रूल नहीं होता है, क्या हम आपको बता देंगे तो वो रूल को आप फॉलो करोगे? हर टीचर तो स्टूडेंट को बहुत सारे रूल्स बताते हैं, ठीक है। आप देखो क्या नाम है, ओझा सर का नाम सुना है ना आपने आपने हम्म, यस सर। ओझा सर का नाम सुना है कि नहीं आप लोग? यस वो क्लास में सर। मोटिवेशन ही देते रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे वहां पे पढ़ाते थे पहले, नेक्स्ट आईएएस में जो मेड जी का था, अभी देख रहे हैं कि वहां छोड़ दिया उन्होंने। अब क्लास में कोई सारा टाइम मोटिवेट ही करता रहेगा स्टूडेंट को, तो लोग कैसे, तो फिर पढ़ाई कब होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो कि क्या बोलते हैं, मोटिवेशन तो सब देने के लिए यूट्यूब पे भरे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जाके मोटिवेशन से ही सब काम चल जाएगा तो फिर क्या है? तब तो सभी लोग टॉप कर जाएंगे, ठीक है। देखो पढ़ाई करने का कोई रूल नहीं होता है, जो लोग ज्यादा पूछते हैं वो लोग कभी नहीं कुछ करते हैं, ठीक है। बस एक होना चाहिए, एक मतलब जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, जिसके अंदर जुनून है वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग कुछ करते हैं, ठीक है। आपने कभी सुना है कि सीवी रमन किसी से जाके पूछते थे कि कैसे पढ़ना है? वो तो बोलते थे हमको पढ़ाइए मत, हम खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो लोग ये एटीट्यूड जिसके अंदर आ गया ना, हम कर सकते हैं खुद, समझ लो वही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पूछने वाले लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो सर जो कोचिंग, इस एक तो समझ रहे हो ना, एक तो कोचिंग अटेंड कर रहे हो उसके ऊपर से पूछते हो कि क्या बोलते हैं पढ़ें कैसे। पहली बात तो कोचिंग भी अटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोचिंग चलो अटेंड कर रहे हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, अपनी तैयारी को फास्ट करने के लिए अटेंड कर रहे हैं, अब उसके ऊपर पूछते हो कि कैसे पढ़ें। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, फिर इतनी सारी बुक हैं, इतने पीडीएफ हैं, जो पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। सर जो कंडक्टर के लिए जो बताया था कि उसकी सरफेस पर नियर जस्ट सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम्म। फील्ड होता है, ये हमेशा वैलिड है? मतलब ऑल मतलब सिग्मा यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म हाँ, हो, सब और में कोई किसी भी एक्सेप्शन, तरीके की अरे सेफ देखो होना एक मिनट चाहिए? अरे क्लास 12 की बुक कभी पढ़े नहीं हो तुम लोग? देखो हम बताते हैं तुमको, एक मिनट देखो, अभी हम बताते हैं, देखो पढ़ने के लिए जो है ना, एक मिनट बस अभी आ रहे हैं।
नंबर बताते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ना एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। देखो पेज नंबर बता रहे हैं, ठीक है। कभी कभी पढ़ लिया करो, ये सब जानते हो। देखो इसमें प्रूव करके दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो हम दिखा रहे हैं, गॉस लॉ चैप्टर है, ठीक है ना, उसी में प्रूव किया हुआ है, ठीक है। देखो हमको मतलब ये भी याद है कि कहाँ पे प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना। लगभग हम बता देंगे, सही सही बता देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे गॉस लॉ आई थिंक करेक्ट बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। अच्छा इसमें शायद नहीं किया हुआ है, अच्छा मुझे लगा था कि है, लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं, हो सकता है कि हम ध्यान नहीं है। चलो जो भी है, ठीक है ना। देखो हम प्रूव करके बता देते हैं, ठीक है। इसमें नहीं दिखा, मुझे लग रहा था कि होगा एससी वर्मा में। देखो पूछ रहे हो ना कि कोई भी कंडक्टर है, देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ये ऐसे इस पे चार्ज है। जानते हो देखो फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हो ना, हम आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए प्रूव करने का। अगर आप प्रूव कर सकते हो ना किसी भी चीज को, तो समझ लो कि आप फिजिक्स जानते हो। नहीं तो ऐसे फॉर्मूला रट लेने से फिजिक्स नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम जैसे मतलब कोचिंग में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ड करना चाहते हो ना, तो कभी कभी उन फॉर्मूले के बारे में सोचा करो, इसका प्रूफ कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि जानते हो जब तक इंसान सोचेगा नहीं ना, ठीक है ना, सीख नहीं सकते हो, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो थिंकिंग का हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जानते हो गैलीलियो के बारे में आप लोगों ने सुना है ना। गैलीलियो को मतलब फादर ऑफ मतलब कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, समझ लो एक तरह से वहां से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जानते हो वहां से बेसिकली उसने बहुत कुछ सोचना शुरू किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया गैलीलियो ने, ठीक है। आपको पता है गैलीलियो वाज एक्चुअली ए मेडिकल स्टूडेंट, वो मेडिकल स्टूडेंट थे, ठीक है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। तो जानते हो क्या हुआ कि एक दिन एक म्यूजियम में गए, तो म्यूजियम में गए ना, तो क्या बोलते हैं वहां पे देखा कि कुछ ऐसे करके झूल रहा है, ठीक है ना, ऐसे पेंडुलम जैसा कुछ ऐसे झूल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना वो मतलब पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, ऐसे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो क्या उसका टाइम पीरियड हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं ना कि देखो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसके माइंड में एक सोच आई कि क्या ये क्या बोलते हैं, जब नीचे जा रहा है ऐसे मतलब जब स्लो हो रहा है, मतलब थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो क्या इसका टाइम पीरियड सेम रह रहा है या नहीं रह रहा है टाइम पीरियड। तो अब उसने सोचा कि हम इसको मेजर करेंगे। तो जानते हो उस टाइम तो स्टॉप वॉच डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन उसने मेजर कर लिया वहीं पे, उसी टाइम मेजर कर लिया कि जब वो एम्पलीट्यूड कम भी हो जा रहा है ना, तो भी उसका टाइम पीरियड सेम रह रहा है। अब बताओ कैसे मेजर किया होगा, किसी को पता है। हाउ ही मेजर्ड विदाउट एनी स्टॉप वॉच ही मेजर्ड, मतलब उसका ड्यूरेशन मेजर कर लिया उसने। सनलाइट से, सनलाइट से कैसे मेजर करेंगे। मतलब शैडो शैडो सन की सनलाइट नहीं नहीं नहीं, सन का अरे अंदर कमरे में देखा उसने कि किसी म्यूजियम में कि एक पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो देखा उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो उसने पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड मेजर किया, फिर कम एम्पलीट्यूड का भी मेजर किया, देखा कि दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है, ठीक है। जानते हो कैसे मेजर किया। मेजर किया उसने अपने पल्स से। उसने पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा था ना, अपना पल्स मेजर करना शुरू किया उसने, कि जब एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन, मान लो 10 ऑसिलेशन का उसने टाइम मेजर किया और उसने पल्स मेजर किया जब एम्पलीट्यूड ज्यादा था। फिर एम्पलीट्यूड जब कम हुआ ना, फिर उसने पल्स मेजर किया। एम्पलीट्यूड जब कम हो गया फिर उसने अपना पल्स मेजर किया कि कितनी बार मेरा पल्स आ रहा है ड्यूरिंग दीज मेनी। तो मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड में मान लो 10 ऑसिलेशन में अपना पल्स काउंट किया, फिर स्मॉल ऑसिलेशन में भी अपना पल्स काउंट किया, ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट था, ठीक है ना, पल्स वगैरह के बारे में आइडिया था उसको, ठीक है। तो उससे पता चल गया उसको कि लार्ज एम्पलीट्यूड में भी टाइम पीरियड और स्मॉल एम्पलीट्यूड में भी टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। फिर जानते हो क्या किया, उतना ही तक नहीं रुका वो, ठीक है ना, उसने उल्टा कर दिया कि किसी का पल्स अगर तेज चल रहा है तो कैसे पता करोगे। तो उसने कहा कि अगर मान लो 10 ऑसिलेशन में हमारा जो है ना, 10 ऑसिलेशन में हमारा पल्स मान लो 60 टाइम चला, तो इसका मतलब है कि 10 ऑसिलेशन में अगर किसी का पल्स 70 बार चल रहा है तो उसका पल्स तेज चल रहा है, ठीक है ना। किसी का अगर 10 ऑसिलेशन जब तक पेंडुलम कर रहा है और किसी का पल्स अगर 50 बार चल रहा है तो उसका मतलब पल्स उसका स्लो चल रहा है। तो जानते हो उसने एक टेक्निक डेवलप कर दिया पल्स को मेजर करने का, कि किसी का पल्स अगर स्लो है या लार्ज है कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो पेंडुलम का मतलब पल्स मेजरमेंट का टेक्निक जो है ना उसी ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। जो अभी हम लोग पल्स मीटर जिसको कहते हैं ना, वो समझ लो गैलीलियो नहीं। तो सब कुछ जानते हो। देखो उसने एक म्यूजियम में गया, पेंडुलम देखा, वहां सोचना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब देखो पल्सोमीटर जो अभी हम लोग बोलते हैं वो समझ लो उसी ने इन्वेंट कर दिया उसी टाइम, ठीक है। तो सब कुछ सोचने से होता है, ठीक है ना। अब देखो वो आकर के पूछता किसी से
कि वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं उसका टाइम पीरियड मेजर करना चाहते हैं, 4 लोगों से पूछता रहता है जाकर के कैसे मेजर करेंगे, तो होता क्या, करना खुद पड़ता है, समझ गए ना। तो आप लोग देखो ये सब पूछा मत करो कभी भी कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि जो पूछते हैं ना वो आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि जो लोग पूछते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा कर दिए, ठीक है। तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो हम ये बता रहे थे ना कि जैसे मान लो, सॉरी ये कहाँ था, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना, एक मिनट देखें, हाँ ये देखो, ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज को प्रूव करने का भी। तो हम देखो ये बता चुके हैं, कंडक्टर अगर है ना तो अंदर में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है ना। अगर चार्ज बाहर है, चाहे वो किसी भी शेप का कंडक्टर हो, चार्ज अगर बाहर में है ना या सरफेस पे है, तो अंदर में हमेशा फील्ड 0 होता है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड रीजन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आपने कभी देखा नहीं होगा, बीएससी वगैरह की बुक में ऐसा बहुत सारा फिगर बना हुआ रहता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि ऐसे करके एक छोटा सा यहाँ पे पिल बॉक्स बनाते हैं, हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कंडक्टर में फील्ड जो होता है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ऐसे। तो एक छोटा सा पिल बॉक्स बनाया हमने, अब इसमें गॉस लॉ लगाते हैं, तो टोटल फ्लक्स निकालोगे ना, देखो अंदर में तो फील्ड यहाँ पे 0 है, तो इधर वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, तो इससे फ्लक्स 0। अब फील्ड इधर जा रहा है ना, तो इधर वाले सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे नॉर्मल इधर हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इधर वाले, इस पे नॉर्मल इधर है, जो साइड वाले सरफेस है उस पे नॉर्मल इधर होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। इस पे नॉर्मल इधर है, तो इससे फ्लक्स निकालोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जो भी एरिया छोटा सा है ये हो गया, इज इक्वल टू इसके अंदर जो भी, देखो ये प्लस 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 ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसका कुछ पोर्शन तो इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, तो ऐसे डेल्टा क्यू मान लो चार्ज इनक्लोज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो यहाँ से चार्ज और ये डिवाइड बाय एरिया नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया बस। अब आप बताओ, हम इसमें शेप का यूज किए, वी डिड नॉट यूज द शेप, तो वही हम बोले थे ना आप लोग को, ये हम डायरेक्ट बताए थे, ठीक है ना। अब हम उस टाइम प्रूफ नहीं बताए थे। आप लोग को अगर डाउट होता है ना, तो जानते हो एक बार सोचा करो कि कैन आई प्रूव इट, ठीक है, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हो ना, 2 किताब 3 किताब ढूंढा करो, ठीक है ना, आपको जरूर प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है ना। 2-3 किताब, ग्रिफिथ में इसका प्रूफ जरूर होगा, हमको लग रहा था एससी वर्मा में होगा इसका प्रूफ, ठीक है, लेकिन इसका एससी वर्मा में नहीं है ये प्रूफ, ग्रिफिथ में जरूर होगा, आप चेक करके देखोगे, ठीक है ना। तो हमेशा ये एटीट्यूड रखो, जब कुछ नहीं समझ में आए, ट्राई टू प्रूव इट, इफ यू कैन नॉट प्रूव देन जस्ट चेक इन 2-3 बुक्स, ओके, तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, ये किसी भी कहीं पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस देखो पूछे गए हैं एग्जाम में, गेट एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है और इसमें बोल दिया गया कि इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, अब यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया गया है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बोल दिया कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालिए। तो देखो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, मान लो पोटेंशियल हमारा वी आर एंड थीटा का फंक्शन में दिया हुआ है, हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट से फील्ड निकलेगा, और फील्ड जो निकलेगा वो कहीं पे भी निकल जाएगा स्पेस का। तो अगर हम जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना, तो r और ये रेडियस इसका कैपिटल R है, तो हम r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे ना, तो दैट विल बिकम फील्ड नियर द सरफेस। तो फील्ड नियर द सरफेस निकल जाएगा, उसको हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देंगे, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दैट विल गिव यू द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, कंडक्टर के ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, ओके। ठीक है, तो हम लोग देखो टॉपिक तो ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। देखो हम ये जो बता रहे हैं ना, इसका क्वेश्चन हमें करा देते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जस्ट मिनट, ठीक है, ये देखो असाइनमेंट है, असाइनमेंट है। अभी तक हम आपको बोले थे कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स ये कर लोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ कर लोगे, ठीक है ना, और मैग्नेट ये अभी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड बोले थे आपको, फोर्थ बोले थे, ठीक है ना, ये फोर्थ कर लोगे। फिफ्थ अब आप कर सकते हो, ठीक है ना, फिफ्थ कंडक्टर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये सभी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 5 असाइनमेंट आप लोग सारे कर सकते हो, ठीक है ना। पोटेंशियल एंड फील्ड देखो इधर, अच्छा ये नहीं होगा अभी, ये थोड़ा हमको लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है ये, तो असाइनमेंट नंबर 5 तक कर लोगे, ठीक है ना। आज जो कुछ बचा हुआ होगा असाइनमेंट नंबर 5 का आज हम बता देंगे, ठीक है ना, तो सब हो जाएगा ये, ठीक है।
तो ये है, देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन देखो जो हम बता रहे थे ना अभी, उस टाइप का देखो दिखा देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एग्जाम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इसको चलो साथ ही साथ अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना TFR में 2017 में पूछा गया। देखो ये चार्ज क्यों अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक है। और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। देखो हम आपको सिंपल लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन TFR का है, TFR 2017, ठीक है। देखिए ऐसा एक शेल दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको ग्राउंड किया गया है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब बोला गया इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए। देखो ड्रॉ नहीं करना है, आपको ध्यान रखो, ड्रॉ करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसमें ड्रॉ किया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो ड्रॉ करना और आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफरेंस है। ड्रॉ करना जनरली डिफिकल्ट होगा, बट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो चार्ज क्यू है, इस कंडक्टर के बाहर चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अंदर फील्ड कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता है। फील्ड विल बी जीरो इनसाइड दिस कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा। अब चार्ज इस रीजन में है, तो इस रीजन में तो फील्ड नॉन जीरो होगा ही, ठीक है ना। अब देखो ये चार्ज क्यों है ना, तो इससे क्या होगा, अंदर वाले सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, बाहर वाले पे कुछ इंड्यूस होगा। लेकिन ये ग्राउंडेड है ना, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी कंडक्टर को आप ग्राउंड कर देते हो ना, और कंडक्टर के अंदर चार्ज है, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो है, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर, जैसे स्फेयर्स वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बाहर वाले रीजन में जो फील्ड आता है ना, वो चार्ज ऑन सरफेस की वजह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ऑन सरफेस है, ठीक है ना, जीरो, तो इसीलिए फील्ड जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। अंदर में चाहे कोई भी चार्ज हो, डजंट मैटर। अगर ये ग्राउंडेड कंडक्टर है, सरफेस पे चार्ज आउटर सरफेस पे जीरो हो जाता है, आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो होगा तो फील्ड आउटसाइड जीरो हो जाएगा। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना ही होगा, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना, फील्ड यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो जहाँ पे फील्ड जीरो है वहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगा। बस हमें ऑप्शन में देख लेना है कि फील्ड लाइन कहाँ पे नॉन जीरो मतलब जीरो दिखाया हुआ है। फील्ड लाइन जहाँ पे नहीं मतलब इन दोनों रीजन में फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस देख लो यहाँ पे। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप, इसमें अंदर वाले रीजन में फील्ड लाइन दिखा दिया गया, गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखिए बाहर वाले रीजन में फील्ड लाइन दिखा दिया गया, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन में देखिए अंदर में भी नहीं दिखाया, बाहर में भी नहीं दिखाया, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये सब क्वेश्चन आज क्लास में करा देंगे, ठीक है ना, ये सब जो भी है, ठीक है। ये हम जेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे ना, ठीक है। अब बताइए, ये देखो इसमें लिखा है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या मिस्टेक है बता सकते हो आप? व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस ऑप्शंस? कैन यू टेल? एक्स नहीं आना चाहिए। हाँ, एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी देयर, ओके। तो इसीलिए इसमें मार्क्स टू ऑल गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। देखो ये इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। देखो गेट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट इट वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम। देखो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर R ग्रेटर देन A इज गिवन बाय, पोटेंशियल दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है ना, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, थीटा इज एंगल OP मेक्स विद Z एक्सिस। ये ऐसा दिया हुआ है, P पॉइंट पे निकाल, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, हमें स्फीयर पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका ग्रेडियंट लेकर के फील्ड निकालेंगे, फिर R की जो स्मॉल r दिया हुआ है ना, उसकी जगह A पुट कर देंगे। इसमें रेडियस A दिया हुआ है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस A, ठीक है ना, ये रेडियस A दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो R की जगह पे A पुट कर देंगे, तो फील्ड नियर द सरफेस निकल जाएगा, और फील्ड नियर द सरफेस हम जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो बस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को एक्चुअली थोड़ा शॉर्टकट में किया जा सकता है, मतलब इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखो शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन ये है ना कि इसमें पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, पोटेंशियल इसको भी लिख देते हैं हम, चलो ठीक है ना, माइनस E0R और इंटू कॉस थीटा और प्लस E0 और इंटू A क्यूब और बाई R स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देख लोगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स दी पोटेंशियल, एक मिनट देखें, हाँ यही है, ठीक है, E0 A क्यूब बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि स्फीयर है, ठीक है ना, दिस इज ए स्फीयर, और ये हमारा Z एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट P R थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल है ये, ठीक है ना, दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट।
तो हमें देखिए क्या है कि चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर पे निकालना है ना, तो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, सॉरी फील्ड निकालेंगे, फील्ड को इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करना है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कंडक्टर पे जो फील्ड होता है ना परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो यहाँ पे जो फील्ड निकलेगा ना वो आप ध्यान रखोगे कि इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हमें पता है कि नियर द सरफेस फील्ड जो है ना सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो हम इसको सिर्फ इसका रेडियल कंपोनेंट फील्ड का निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ई का जो है ना सिर्फ रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है ना, माइनस dv बाई डी आर एट r इक्वल टू ए। तो पूरा ग्रेडियंट लेने की भी जरूरत नहीं है, देखो हम इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इसमें हो सकता है कि स्टूडेंट सोचेंगे कि आर का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है, तो हमें दोनों से डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन में बोला जाता है ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको ऑब्वियसली ऐसे लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना, दिस यू विल हैव टू राइट, ओके, तो ये लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो लेकिन ग्रेडियंट जब लिखते हो ना तो इसमें आर के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव आता है और थीटा के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव आता है, ठीक है, आर और थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आर और थीटा दोनों है, लेकिन हम डेरिवेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये है इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नियर सरफेस कैलकुलेशन कर रहे हैं। कहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए पे, और आर इक्वल टू ए पे फील्ड डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होगा, दैट मींस इट विल बी इन रेडियल डायरेक्शन, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E नॉट और इनटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आर की जगह फिर ए पुट करना पड़ेगा ना, तो इससे भी करके देख लो आपका 2E नॉट और इनटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फील्ड निकल गया, फील्ड को हम लिख देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 3E नॉट और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू 3E नॉट और इनटू एप्सिलॉन नॉट और इनटू कॉस थीटा, यही इसका आंसर हो गया, दैट इज द आंसर, ठीक है, तो यही इसका, ठीक है। तो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन जानते हो गेट एग्जाम में आई थिंक 2-3 बार पूछा गया है, ओके, नेट में भी शायद एक बार आया है, ओके सर इस बार जेस्ट में भी आया है। अच्छा इस बार जेस्ट में भी आया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जानते हो कॉमन क्यों है, ग्रिफिथ में दिया हुआ है क्वेश्चन, ओके, इसीलिए कॉमन है, ठीक है, ग्रिफिथ के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आप चलो ये सॉल्व तो हो गया, चलो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट ये सोचता है अगर कि ये आर और थीटा का फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, और चलो इसको अप्लाई कर दिया, तो बताओ कि उस क्या होगा, आंसर करेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आएगा? सर वहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही आएगा। हाँ देखो क्या है कि आप ध्यान रखोगे कि इसको अप्लाई करने से जानते हो क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करोगे आप, थीटा के रिस्पेक्ट में भी करोगे, तो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप मैथमेटिकली थिंक करिए, फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता है कि आर कैप में है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन कोई भी थीटा कैप वाले डायरेक्शन में यहाँ पे नियर द सरफेस है ही नहीं है फील्ड, देयर इज नो फील्ड इन थीटा कैप डायरेक्शन, तो थीटा कैप डायरेक्शन में अगर फील्ड है ही नहीं है तो इसका मतलब थीटा कैप कंपोनेंट आएगा ही नहीं, देयर वोंट बी एनी थीटा कैप कंपोनेंट, ओके, तो इसका मतलब आप इसका ग्रेडियंट पूरा फुल ग्रेडियंट भी लोगे ना तो थीटा कैप नहीं आएगा वहां पे, इज दैट ओके, तो हम क्यों लेंगे फिर, दैट इज वेस्टेज ओनली, ओके, तो इसलिए थीटा कैप लेने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो और भी इसमें से कोई और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और नहीं सॉल्व हुआ अगर तो पूछ सकते हो। तो 5 असाइनमेंट जो इसमें दिए हुए हैं ना उसमें से 5 असाइनमेंट आपको खुद से अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है, जो नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कई क्वेश्चन हम करा दिए हैं ऐसे, है ना, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि आज जो है ना स्टार्ट करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, सो लेट अस डिस्कस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नाउ। तो ये कंडक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो नाउ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इस बार जानते हो इस बार ईएमटी में नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इससे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से, ईएमटी में या गेट एग्जाम में, किसी गेट में आया था शायद, अच्छा गेट में ये भी आया था, ये आया था गेट, अच्छा जेस्ट में आप लोग बोल रहे हो कि जेस्ट में ये आया था, है ना, हाँ जेस्ट गेट एग्जाम में आया इससे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि
potential generally, potential or charge density sigma on a boundary, closed boundary, is given. ठीक है, इसमें पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना वो क्लोज बाउंड्री पे गिवन होगा, एंड पोटेंशियल at arbitrary point is to be, ठीक है ना, तो पोटेंशियल आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एट आर्बिट्ररी पॉइंट इज टू बी फाउंड, ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ओके। V or sigma on closed boundary is given and V at arbitrary point is to be found, okay, ठीक है। तो देखिए इसमें कई टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिकनेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बेसिकली लगाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यही होगा ना कि यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है ना कि अगर आप चार्ज डेंसिटी किसी रीजन का बता देते हैं और बाउंड्री कंडीशन बता देते हैं तो फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन यूनिक होता है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइसन इक्वेशन में ये बताया जाता है ना इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है इसमें, ठीक है, इट सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन रो एंड बाउंड्री कंडीशन आर गिवन, ठीक है। तो रो और बाउंड्री कंडीशन अगर गिवन है तो सॉल्यूशन इसका यूनिक होता है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 2-3 कैटेगरी होती है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखो केस 1, ठीक है, केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन केस 1, ओके। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन जो होगा वो बेसिकली देखिए इस तरह का सिचुएशन होता है। स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन का मतलब हो गया कि जो मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक जब बोल रहे हो ना तो मतलब स्फेयर तो जरूर होगा, ठीक है। सो देयर विल बी स्फेयर और उस पे जो सरफेस का पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये स्फेयर हो गया, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे एक स्फेयर है और इस पे VS सरफेस चार्ज सॉरी सरफेस पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, या सिग्मा S है, दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सिग्मा S सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस पोटेंशियल दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि नो थीटा फाई डिपेंडेंस होगा, ओके, देयर इज नो थीटा और फाई डिपेंडेंस, कोई थीटा फाई डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें और अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ना, मान लो कि अंदर में भी रो 0 है और बाहर में भी रो 0 है, ठीक है ना, दोनों जगह पे रो 0 है। तो इसके लिए पॉइसन इक्वेशन लिखोगे ना तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो की जगह 0 आ जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर बाहर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने। तो अब देखो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू ये 0 हो गया। तो अब डेल स्क्वायर हम लोग इसका लिखते हैं ना तो इसमें ऐसे लिखा जाता है 1/r स्क्वायर डी, ठीक है ना। याद है आप लोग को फॉर्मूला? बताइए जरा क्या आता है 1/r स्क्वायर और ddr है ना, फिर r स्क्वायर और dv/dr, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखो इसको हम लोग r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, देखो ddr और फिर r स्क्वायर और फिर यहाँ पे dv/dr इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो अब देखो क्या होगा कि एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, वी इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट करने से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है ना, तो ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तो बचेगा ऐसे r स्क्वायर और dv/dr, और इधर तो 0 है ना, 0 को इंटीग्रेट करने से 0 आएगा प्लस एक कांस्टेंट आपको ऐड करना होगा c1, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से r स्क्वायर नीचे लिख दोगे ऐसे, dv/dr ये आ जाएगा इज इक्वल टू c1/r स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको एक बार इंटीग्रेट कर दोगे,
ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करो फिर से, तो ये बन जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल, सॉरी इंटीग्रेट करोगे ना तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से बचेगा v इज इक्वल टू माइनस C1 बाई आर और प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस C1 बाई आर प्लस C2। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो माइनस C1 बाई आर प्लस C2, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो जब भी देखो कोई क्वेश्चन अगर आ गया इस तरह से जिसके सरफेस पे पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो पोटेंशियल किसी भी रीजन में लिखोगे ना। अब देखो जैसे ये सॉल्यूशन निकाला गया ना, पॉइसन इक्वेशन ये था हमारा डेल स्क्वायर, हम लोग लिखे थे ना पॉइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रो अंदर में भी जीरो है, बाहर में भी जीरो है, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन निकला ना वो अंदर में भी वैलिड होगा, बाहर में भी वैलिड होगा, दोनों जगह पे वैलिड होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना C1 C2 वो डिपेंड करता है कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जिस रीजन का बाउंड्री कंडीशन लगा करके निकालोगे उसी रीजन के लिए C1, देखो ये सॉल्यूशन का पैटर्न जो है ना दोनों जगह पे वैलिड होगा, अंदर बाहर दोनों जगह पे, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं C1 C2 जो कांस्टेंट है ना वो अंदर और बाहर के लिए अलग होगा, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इट इज एप्लीकेबल इन ऑल रीजन, ठीक है ना, सारे रीजन में ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इस केस में वेर थीटा और फाई डिपेंडेंस अगर नहीं है तो हर रीजन में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखोगे कि कांस्टेंट्स आर डिफरेंट और डिफरेंट रीजन, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है डिफरेंट है वो डिफरेंट रीजन के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन, ओके। ऑलराइट, सो नाउ तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब देखिए जैसे हम मान लो इनसाइड रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनसाइड, तो अब देखो इनसाइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनसाइड में देखो क्या होगा कि अगर सेंटर पे आप देखिए सेंटर, तो सेंटर पे r इक्वल टू 0 हो जाएगा। r जब 0 पुट करोगे ना तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल इन्फानाइट हो जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे किसी पॉइंट पे अगर किसी लोकेशन पे चार्ज नहीं है ना उस लोकेशन पोटेंशियल कभी इन्फानाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम पोटेंशियल इन्फानाइट जानते हैं सिर्फ चार्ज के लोकेशन पे कभी कभी हो सकता है। देखो पॉइंट चार्ज अगर जैसे Q है ना तो हम जानते हैं पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं ना, इसका पोटेंशियल लिखा जाता है KQ बाई R। तो अब R को 0 करोगे, इफ यू मेक R 0 करोगे तो पोटेंशियल इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो R 0 करने से पोटेंशियल इन्फानाइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं है ना, कैसे इन्फानाइट होगा। तो इसीलिए सेंटर पे देखो R 0 पुट करने पे ये हमें माइनस इन्फिनिटी पोटेंशियल दे रहा है, तो ये मतलब इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम इनसाइड के लिए C1 को पहले 0 कर देंगे, C1 को हमें पहले से 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट R डजंट अपीयर देयर, ओके। तो इसका मतलब हो गया कि V इज इक्वल टू C2 हो गया। अब V इक्वल टू C2 का मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। हमें लिखना होगा कि पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, अंदर में जो पोटेंशियल है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी हैव, पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, ओके। सो दैट, तो ये एक कंक्लूजन निकल गया कि जब भी कोई स्फीयर है ना उसके सरफेस पे पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा हर जगह पे, तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है तो फील्ड अंदर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड इनसाइड में फील्ड जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का ग्रेडियंट तो 0 हो जाएगा ना। तो इनसाइड के लिए यही रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखो आउटसाइड, ठीक है, तो आउटसाइड में लिखेंगे। तो आउटसाइड में अगर आपको लिखना है, ठीक है ना, तो आउटसाइड में तो ये फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू, हमने बताया ना कि कांस्टेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन। C1 C2 जैसे यहाँ पे निकल गया ना, तो ऐसा नहीं कि हम C1 C2 फिर अंदर में बाहर में भी यही लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, फिर से बाहर में फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो C1 C2 बाहर के लिए अलग होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो आउटसाइड में ये मानकर चलेंगे कि मान लो इन्फिनिटी पे चले गए तो पोटेंशियल वहां 0 हो जा रहा है, तो हम R इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान के चलेंगे, पोटेंशियल जो है ना हमारा 0 है, ठीक है। तो आउटसाइड, तो यहाँ से देखो R इन्फिनिटी पुट करोगे, पोटेंशियल 0 पुट करोगे, सो दिस इंप्लाइज दैट C2 इक्वल टू 0 हो गया, तो V इज इक्वल टू माइनस C1 बाई R हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो R है और सरफेस पोटेंशियल को कुछ V0 मान लो, ठीक है ना, V0 या VS जो भी मानना है, ठीक है ना, VS सपोज करो हमने ऐसे लिख दिया VS, ठीक है। तो V इज इक्वल टू
ठीक है। तो v इज इक्वल टू हम लिख देंगे vs है व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, ऐसे लिखोगे कि r जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो सरफेस पे आप पहुंच जाओगे, सरफेस पे पोटेंशियल vs है, यहाँ vs लिखोगे, r की जगह कैपिटल R लिखोगे, तो इसका मतलब C1 जो है ना वो माइनस vs और इंटू कैपिटल R होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी गेट, इज दैट ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से ये C1 निकल गया हमारा, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर दोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो vs इंटू R और बाई स्मॉल r होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा v का वैल्यू निकल गया, v इज इक्वल टू vs इंटू R बाई स्मॉल r, ओके। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल हमारा आउट इनसाइड में निकल गया, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहने का मतलब कितना हो गया, देखिए अंदर में मतलब अंदर में पोटेंशियल लिखोगे ना तो vs के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है ना हर जगह पे अंदर में, तो मतलब सरफेस पे जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू अंदर हर जगह होगा, सो दैट एवरीवेयर इट इज कांस्टेंट। तो अंदर में अगर पोटेंशियल निकालना है ना तो जो सरफेस का पोटेंशियल वही हो जाएगा, और बाहर में पोटेंशियल निकालना है तो बस यही होगा, vs इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r, ओके। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए ये रिजल्ट है, ठीक है ना। और एक सिंगल स्फेयर के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। मल्टीपल स्फेयर अगर होगा ना, जैसे मान लीजिए मल्टीपल कंसेंट्रिक स्फेयर है तो भी ये रिजल्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया ना इट इज अप्लीकेबल इन ऑल रीजन, हर रीजन में ये अप्लीकेबल है, ठीक है। बस आपको बाउंड्री कंडीशन उसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा। तो अगर मान लो 2 स्फेयर आ गया यहाँ पे तो भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो, मतलब 2 स्फेयर आ जाएगा ना तो फिर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट मतलब अंदर के लिए कंप्लीटली इनसाइड में ये यूज कर सकते हो, कंप्लीटली आउटसाइड में ये यूज कर सकते हो, लेकिन बिटवीन द टू के लिए फिर से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, तो देखो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास 2 कंसेंट्रिक स्फेयर है, ठीक है ना, एक स्फेयर हो गया ये और एक स्फेयर ये है, ठीक है। सो सपोज दोनों को हम कंसेंट्रिक ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए सपोज यहाँ से ये रेडियस r है और ये रेडियस सपोज कर लो 2r है, सपोज करो इसका पोटेंशियल v0 दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल कुछ भी लिख देते हैं, सपोज करो 3v0 दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है ना। अब हमें बोला जा रहा है कि पोटेंशियल सारे रीजन में बताइए, तो सारे रीजन में पोटेंशियल बताना है ना, तो देखो कुछ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, इन दिस केस जैसे r लेस देन r में लिखोगे ना, मतलब इस वाले रीजन में, तो ये कंप्लीटली अंदर इसके अंदर है, इस रीजन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली इनसाइड प्रीवियस में भी निकला ना, बाउंड्री पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो इसमें v लेस देन r लेस देन कैपिटल R में v जो है ना सिंपली v0 हो जाएगा, सरफेस पोटेंशियल के इक्वल, ठीक है। और जब आप कंप्लीटली आउटसाइड निकालोगे ना तो इसमें देखो इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली आउटसाइड मतलब इसके बहुत दूर जाएंगे ना इससे, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी कंडीशन इसमें यूज किया गया था ना, तो इसलिए कंप्लीटली आउटसाइड में निकालोगे ना तो देखो r ग्रेटर देन 2r में अगर निकालते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, v इज इक्वल टू vs, ऐसे लिखा हुआ था ना उसमें, देखो vs इंटू रेडियस, तो आउटसाइड सरफेस का रेडियस जो है ना यहाँ पे 2r है और डिवाइड बाई स्मॉल r, ऐसे लिखना होगा। तो vs जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, देखो vs, तो vs हमारा कितना दिया हुआ है, vs इज इक्वल टू 3v0 दिया हुआ है, 3v0 और इंटू 2r है यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड बाई स्मॉल r, तो दैट इज इक्वल टू 6v0 और इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है 6v0 इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r, ओके। तो देखिए हम कंप्लीटली अंदर का जो पहले निकाले ना, देखो अंदर का रीजन और पिछले वाले क्वेश्चन में जो अंदर का रीजन है, देखो ये रीजन वो दोनों मैच कर रहा है। कंप्लीटली आउटसाइड में देखो कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप यहाँ पे, तो इसमें भी कंप्लीटली आउटसाइड में इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कंप्लीटली इनसाइड कंप्लीटली आउटसाइड मैच कर रहा है, ये वाला रीजन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इन दोनों रीजन के बीच में निकालना है ना तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा ऐसे, देखो यहाँ पे दो रीजन का हमने लिख दिया, अब एक रीजन जो ये बचा है, अगर हम r लाइंग बिटवीन r एंड 2r ये लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, ये तो हमें फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू माइनस C1 बाई R और प्लस C2, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान रखोगे अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं भी लिखते हो ना तो भी आंसर, क्योंकि ये अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट के फ्रंट में आप माइनस लिखते हो या प्लस लिखते हो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। आप माइनस लिखो या प्लस लिखो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब जानते हो आपको ये आ गया ना, तो अगर इस रीजन में आपको लिखना है, देखो इन दोनों के बीच में, तो ऐसा कैलकुलेशन हम प्रीवियस में नहीं किए थे, लेकिन ये क्योंकि स्फेयर का क्वेश्चन है और नो थीटा फाई डिपेंडेंस है, तो ये रिजल्ट जरूर अप्लाई होगा। दिस रिजल्ट विल ऑलवेज अप्लाई इन ऑल दोज प्रॉब्लम ऑफ स्फेयर इन विच देयर इज नो एंगल डिपेंडेंस, ओके। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। हाँ लेकिन एक कंडीशन और है, एंगल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए बाउंड्री कंडीशन पे, और दूसरा है कि अंदर बाहर कहीं पे भी चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन जब कर रहे थे ना तो रो को 0 लेकर के किए थे, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज आ जाएगा तो फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसमें हम बस बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं, तो इसमें ये लिख दोगे, देखो r इज इक्वल टू जब कैपिटल R होगा ना तो v की जगह पे आपको v0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन बनेगा, v की जगह पे यहाँ पे v0 लिखोगे इज इक्वल टू माइनस C1 बाई कैपिटल R प्लस C2, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा।
और फिर देखिए जब r की जगह 2r लिखोगे तो v की जगह 3v0 लिखना होगा, तो यहाँ पे देखिए v की जगह 3v0 लिख दोगे और माइनस c1 बाई r की जगह पे 2r लिखोगे, ठीक है, और प्लस c2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, c1 और c2 निकल जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन, दिस गिव्स यू सॉल्व टू गेट c1 एंड c2, c1 c2 यहां से निकालोगे, फिर इसको वापस यहाँ से पुट करोगे, ठीक है ना, c1 c2 इसमें पुट करोगे तो v निकल जाएगा। अब जब v निकल जाएगा तो उससे आप फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है ना, यू कैन गेट फील्ड फ्रॉम देयर, ओके। ठीक है, तो ये तो हो गया स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उसी तरह से एक क्वेश्चन होता है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक है ना। देखो केस 2 अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 केस में सर यहाँ पे थीटा फाई के लिए बोलेंगे तब तो अपने को रो नॉन जीरो लेना पड़ेगा ना। वो अभी बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे केस 2 सिलिंड्रिकली सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि इसमें भी जो है ना मतलब आप जानते हो गॉस लॉ में भी ये वर्ड यूज होता है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। इसमें क्या होगा कि आप देखिए कि एक लॉन्ग सिलेंडर होगा, सिलेंडर का लेंथ जो है ना इन्फानाइट होगा, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना होगा इन्फानाइट, पहला तो कंडीशन है कि इन्फानाइट सिलेंडर होगा, ठीक है। दूसरी चीज नो फाई या जेड डिपेंडेंस, ठीक है ना। एक मिनट को, अच्छा हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ठीक है, और जरा सा एक बस 2 मिनट में हम आएंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखिए एक, चलो एक स्फेयर है, एक दूसरा स्फेयर है, दो कंसेंट्रिक स्फेयर है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, ठीक है, r और 2r। तो इसका पोटेंशियल मान लो दिया हुआ है 2v0 और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, सपोज कर लो हमने दे दिया 3v0, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ दे दिए, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा सोच के बताओ जरा, ठीक है ना। इस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, ठीक है ना, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। अभी हम आते हैं, ठीक है।
कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? हाँ, किसी का आंसर आया ये? एनीवन? हाँ बताइए। सर 0 आ रहा है। 0 तो नहीं आएगा हमको जहां तक लग रहा है। 0 नहीं आएगा। 0 तो कंफर्म नहीं है, इतना तो हम बता सकते हैं। इसको कम से कम 3 तरीके से किया जा सकता है, जानते हो? एटलीस्ट बाय 3 मेथड्स यू कैन डू इट। देखो कैसे, एक सिंपलेस्ट मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है? किसी का और कोई आंसर जो सिंपलेस्ट मेथड से? चलो हम बता देते हैं। देखो इस पे आप जानते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आगे आ गया ना इस स्फेयर का, कि जैसे मान लो स्फेयर दिया हुआ है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है आपको, तो आप क्या करो कि इस पे निकालना है ना, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस पे हम चार्ज एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है ना? देखो इस तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पे चार्ज जो है ना वो क्यू है। दिस वी आर एज्यूमिंग चार्ज इज क्यू, ठीक है? तो इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है? तो चार्ज क्यू है, तो आप बताइए इस रीजन में ऐसे करके गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, तो उस पे चार्ज क्यू सिर्फ इनक्लोज होगा, ठीक है ना? क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल है तो सरफेस पे चार्ज तो जरूर होगा ना। तो तभी तो यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे ना, तो फील्ड इतना निकल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना? दैट्स व्हाट यू विल गेट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब आप देखिए इस ये जो फील्ड है वो रेडियली ऐसा आउटवर्ड होगा, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं ना कि वी ए माइनस वी बी, ऐसे जानते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम, जैसे मान लो वी बी माइनस वी ए करना है, अगर मान लो ऐसे, या ऐसे हम बता चुके हैं आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना? तो ये माइनस ऐसा होता है ई डॉट डी एल, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए? तो देखो हम यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है ना? विल इंटीग्रेट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करोगे, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल 3v0 है, माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल v0 है, इज इक्वल टू माइनस साइन, और इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/r, ये dr बन जाएगा एक्चुअली, तो 1/r स्क्वायर के इंटीग्रेशन से -1/r आएगा, ठीक है? तो इट विल गिव यू एक्चुअली, ठीक है ना? तो इससे आ जाएगा हमारा kq और बाई 1/r बच जाएगा, ठीक है ना? -1/r आने के बाद, ठीक है? फिर इनिशियल से फाइनल लिमिट पे इंटीग्रेट करना है ना, तो r से लेकर 2r तक होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। अच्छा, इस वाले सरफेस पे 2v0 है ना, तो यहाँ पे 2v0 है, ठीक है? तो v0 हो जाएगा और इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे पोटेंशियल 2v0 है ना, इनिशियल से फाइनल ऐसे कर रहे थे, फाइनल हो जाएगा 3v0 और माइनस इनिशियल 2v0, ठीक है? तो के क्यू और इसका लिमिट पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो 1/2r माइनस 1/r ऐसा हो जाएगा, तो इसके सब्ट्रैक्ट करके देखोगे -1/2r आ जाएगा, ठीक है? दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग, ओके, -1/2r। तो ये बेसिकली यहाँ से हमें देखिए ये v0, देखो यहाँ से आ गया हमारा v0 इज इक्वल टू q का वैल्यू हो गया q अपॉन 4πε0, ठीक है ना? k का वैल्यू, ठीक है ना? और 4πε0, और ये 2 है ना, तो ये 2 तो चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे r हो गया, ठीक है ना? तो ये अच्छा माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन ऐसे रहने दोगे, ठीक है ना? ये वाला 2 हम इधर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखो ऐसा करोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दो और यहाँ पे कार मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4πr² जो है ना, चार्ज बाई एरिया हो जाए, ये 4πr² एरिया हो जाएगा उस स्फेयर का, क्योंकि रेडियस आर है ना, तो ये चार्ज बाई एरिया हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया सिग्मा हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस सिग्मा और इंटू आर हो गया और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है ना? सो दैट इज 2v0, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा -2v0 इंटू एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई आर, यही इसका आंसर है, ठीक है? दैट्स द आंसर, ठीक है? तो -2v0 एप्सिलॉन नॉट बाई आर होगा आंसर, ठीक है?
तो समझ में आया? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया है यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। तो इस पे हमें निकालना था ना चार्ज, तो इस पे चार्ज एज्यूम कर लिए और इसी फील्ड जो होगा ना यहाँ पे इस रीजन में, वो गॉसियन सरफेस बनाने से स्फेरिकल सिमेट्रिक सिचुएशन है ना, तो फील्ड यही आएगा बस KQ/R²। ओके, इससे आंसर ये जानते हो सिंपलेस्ट मेथड है, दिस इज सिंपलेस्ट मेथड, बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट 2 more मेथड्स। ओके, आप लोग जो अभी हम बता रहे थे ना, हम आपको देखो ये ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। V इन एनी रीजन इक्वल टू, हम अभी ऐसे बताए थे -C1/R + C2, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखोगे। स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक में पहले तो इनफाइनाइट सिलेंडर मतलब लॉन्ग सिलेंडर लिखा होगा, इनफाइनाइट लिखा हो या फिर यहाँ पे ऐसे करके लॉन्ग लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, लॉन्ग सिलेंडर। और नो फाई और जेड डिपेंडेंस, कोई भी फाई और जेड डिपेंडेंस नहीं होगा। ओके, तो ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, सो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन यही है, लॉन्ग सिलेंडर होगा और नो फाई और जेड डिपेंडेंस। ओके, दैट्स द सिचुएशन। ओके, तो अब देखिए क्या है कि हम लोग इसमें देखो इस तरह से लिख रहे हैं बेसिकली, अंदर में एक चार्ज डेंसिटी 0 है, इधर भी चार्ज डेंसिटी 0 है, ये लॉन्ग है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग। ओके, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका रेडियस R है मान लो, तो हर जगह पे चार्ज डेंसिटी 0 है, तो आप ऐसे लिखोगे ∇2 V इज इक्वल टू -ρ/ε0। रो 0 है ना, तो ये 0 लिख दिया, मतलब वॉल्यूम में कहीं पे भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज होगा कहाँ पे, सरफेस पे है, चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस, तो ये लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम लोग ∇2 V इज इक्वल टू ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसमें क्योंकि फाई और जेड डिपेंडेंस नहीं है ना, कोई भी फाई जेड डिपेंडेंस नहीं है, तो इसमें सिर्फ R रेडियल डायरेक्शन में मतलब R से सिर्फ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा आ जाएगा, इसका ∇2 बताइए जरा, पहला टर्म क्या आएगा, आप लोगों को जनरल फॉर्मूला बताया गया ना ∇2 का, तो उसको सिलेंड्रिकल। सर इसमें रो इज इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं इनसाइड के लिए, वो 0 ले रहे हैं, R पर डिपेंडेंस करके भी तो ले सकते हैं, मतलब 0 हम इसी क्वेश्चन के लिए ले रहे हैं। देखो एग्जाम, हाँ मतलब ये जो हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं ना, वो रो को 0 लेकर के कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ से जो भी कंक्लूजन मिलेगा वो सिर्फ रो इक्वल टू 0 के लिए अप्लाई हो सकता है, अदर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में रो नहीं 0 नहीं दिया हुआ तो फिर रो हमें लिखना पड़ेगा वहां पे उतना। ओके, ठीक है, इसका बताइए क्या आता है। 1/R d/dr r dr। हाँ, 1/R ddr, फिर यहाँ पे R और dv/dr हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको भी अभी जैसे किए थे ना उस प्रीवियस वाले में, वैसे ही इसको करके देख लो, ठीक है ना। तो इससे आप देखो करके देखो इसको, तो इसका रिजल्ट आएगा V इज इक्वल टू कुछ C1 ln R और प्लस C2 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, C1 ln R प्लस C2। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये आप चेक करके देख लोगे। तो जब भी लॉन्ग सिलेंडर का क्वेश्चन अगर है ना, इफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, तो हम लोग इस पोटेंशियल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए, हम जैसे स्फेयर का क्वेश्चन करा के दिखा दिया ना कि कैसे स्फेयर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसी तरह से लॉन्ग सिलेंडर के क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका देखो इसमें इसी केस में अगर हम देखो 2 रीजन के लिए से बता देते हैं, इनसाइड के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए इनसाइड में, तो इनसाइड में फिर वही बात है, R0 पुट करने पे ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, क्योंकि ln 0 जो है ना वो -∞ की तरफ टेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि सेंटर पे कोई चार्ज तो है नहीं, पोटेंशियल इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, तो इनसाइड में हमको C1 0 लेना पड़ेगा, तो इसलिए V इज इक्वल टू जो है ना सिर्फ C2 होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू दी सरफेस पोटेंशियल, तो ये सरफेस पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू C2 दैट इज इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल, ये जो है ना it is equal to surface potential, ठीक है। so this is one thing, okay, and second thing is अगर हम आउटसाइड में लिखते हैं, आउटसाइड में, ठीक है, इसमें देखो आउटसाइड, तो ये लॉन्ग सिलेंडर है ना, लॉन्ग सिलेंडर है, तो इसमें इन्फिनिटी पे बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाया जा सकता है,
हम आपको बता चुके हैं कि लॉन्ग कोई भी इन्फिनिटली लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं ना, वो इन्फिनिटी नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो जाएगा, दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आउटसाइड में डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है C1 ln r और प्लस C2, ठीक है ना। तो आउटसाइड में अगर कहीं पे पोटेंशियल लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा, उसको यूज करेंगे। तो बस इसमें ध्यान रखोगे सिलेंडर के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बाहर में ln r डिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस देखिए हम आपको बता दिए, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब हम देखिए एक थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया होगा, उसको आप लोग देख लोगे। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में बस ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नाउ लेट अस डिस्कस केस 3। ये अच्छा केस देखो जो है ना, अभी हम केस 3 से पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं। नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये था कि देखो ये जो है ना, अभी देखो हम लोग ये पढ़े ना, एक मिनट देखो, हम इसको डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज ए डिस्कशन। एक्चुअली नेट में ये क्वेश्चन आया था तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, डिस्कशन हम बता देते हैं, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट की तरह से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में कि जैसे एक स्फेयर है, ठीक है। हम लोग अभी अभी ये पढ़े ना कि एक स्फेयर अगर होता है, देखिए ये स्फेयर और इसके सरफेस पे पोटेंशियल अगर V0 है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो हमने ये पढ़ा कि आप अंदर में कहीं पे भी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालते हो ना, तो दैट इज V0, और बाहर में कहीं पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालते हैं तो दैट वाज इक्वल टू कितना निकला था, व्हाट इट वाज, अभी अभी निकाला गया ना, कितना आया था यहाँ पे, देखो देख कितना आया, VS कैपिटल R। हाँ VS तो VS सरफेस तो V0 है ना यहाँ पे, हाँ V0 कैपिटल R बाय स्मॉल r, यही आया ना, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोटेंशियल आता है, अंदर में कांस्टेंट आता है, अगर सरफेस पोटेंशियल V0 है तो V0 आ जाएगा अंदर में, बाहर में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेट में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, कि जैसे ये हमारा स्फेयर है, ठीक है ना। अब सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है और सरफेस पे पोटेंशियल V0 है। अब हमें R डिस्टेंस पे बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट एग्जाम। तो देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि देखो यहाँ पे इसका तो हम रिजल्ट जानते हैं कि R डिस्टेंस पे इतना होता है, अब यहाँ पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो जानते हो, देखो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, सॉरी प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, है ना। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो अंदर में भी चार्ज डेंसिटी, देखो बाहर में इसमें चार्ज डेंसिटी 0 है, इसमें भी बाहर में हर जगह चार्ज डेंसिटी 0 है। तो देखो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। इसमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है ना, सरफेस पोटेंशियल V0 दिया हुआ है, ये स्फेयर है, ध्यान रखोगे, दिस इज स्फेयर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो इसमें चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज डेंसिटी बाहर के रीजन में सेम है, बाहर के रीजन में सेम है, ठीक है ना, दोनों जगह पे। बाउंड्री कंडीशन V0, इसमें बाउंड्री कंडीशन V0। तो हम लोग जानते हैं पॉइसन इक्वेशन ये होता है ना, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइसन इक्वेशन के बारे में यही बोला जाता है कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है ना यूनिक तभी हो सकता है जब बाउंड्री कंडीशन यूनिक होगा, बाउंड्री कंडीशन और चार्ज डेंसिटी सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों प्रॉब्लम में आउटसाइड रीजन का चार्ज डेंसिटी सेम है, बाउंड्री कंडीशन सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर भी सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे ना तो यही आंसर होगा, V0 कैपिटल R और बाय स्मॉल r, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा आप लोग को पजलिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान रखोगे कि अंदर में जब चार्ज Q हम रख रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल वही होगा जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, बिकॉज ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, इन फिगर 1 है ये, और इसको लिख देते हैं फिगर 2, ठीक है। तो इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख लोगे कि इन फिगर 1 एंड फिगर 2, ठीक है। फिगर 1 और फिगर 2 में आउटसाइड पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है, आउटसाइड पोटेंशियल विल बी सेम बिकॉज, ठीक है ना, आउटसाइड पोटेंशियल विल बी सेम बिकॉज रो एंड बाउंड्री कंडीशन इज सेम फॉर आउटसाइड रीजन, ठीक है। तो आउटसाइड रीजन के लिए बाउंड्री कंडीशन और रो दोनों जो है ना सेम है, इसीलिए आउटसाइड रीजन में पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लोग ये सोच सकते हैं, ठीक है, कि चार्ज क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इस चार्ज क्यू का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको सोचना है, ठीक है ना, क्यों नहीं आ रहा है या आ रहा है, कहीं से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स आपको यही बता रहा है, ठीक है ना, फिगर 1 फिगर 2 में आउटसाइड का पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज बाउंड्री कंडीशन और रो दोनों में सेम है। यूनिकनेस थ्योरम तो यही है ना। अगर आप इस चीज को नहीं मानोगे ना, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट,
तो इसका मतलब आप यूनिकनेस थ्योरम को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन देखो अंदर में दोनों, अब बताइए इसमें इनसाइड रीजन में चार्ज डेंसिटी सेम है? नो सर। अंदर No, में sir. ठीक है, लेकिन तो ऐसे लिख दोगे, बट रो इज नॉट सेम इन इनसाइड रीजन, ठीक है, रो इज नॉट सेम इन इनसाइड रीजन, सो पोटेंशियल, ठीक है, V in inside region not be, अंदर में सेम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कोई बता सकते हो अंदर इनसाइड रीजन में इसमें क्या पोटेंशियल होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पोटेंशियल इन इनसाइड रीजन इन सेकंड फिगर? फिगर 1 में तो ठीक है, पता चला हुआ है कि अंदर में कहीं पे भी लिखो V इक्वल टू V नॉट है। इसमें बता सकते हो कोई? Q plus V naught। जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। V इज इक्वल टू कितना है? Q प्लस V नॉट, इतना हो जाएगा। तुम पहले भी यही बोल रहे थे हमको, आउटसाइड रीजन के लिए भी हमको समझ में आ रहा था, ठीक है। यही होगा, कुछ और अच्छा सोच नहीं सकते हो? बोलो। क्यू का डायमेंशन किसका होता है? कूलॉम का होता है। वी का डायमेंशन वोल्ट का होता है। दोनों ऐड होता है। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो कि दो डिफरेंट डायमेंशन के क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं होते हैं, तो कैसे ऐड कर दे रहे हो? कैसे ऐड कर रहे हो बताओ? कम से कम थोड़ा इन चीजों का तो ध्यान रखा करो, ठीक है, कि डिफरेंट डायमेंशन के क्वांटिटी आपस में ऐड नहीं होते हैं। तो ये आप ऐड कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। हाँ, अब और लोग बताइए। देखो एग्जाम में जानते हो लॉजिक अपना कॉमन सेंस जरूर लगा सकते हो, ठीक है ना, कहीं पे मतलब, और अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना, कॉमन सेंस लगाइए अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। कितना होना चाहिए बताइए? बाहर में सॉरी अंदर में कितना होना चाहिए? देखो पहले से वी नॉट तो था ही, ठीक है ना, तो कुछ तो वी नॉट का तो इफेक्ट रहेगा ही, तो मान लो वी नॉट लिख दिए और प्लस ऐसा कुछ बोल रहे हो आप लोग, के क्यू बाई क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। जो लिखना है लिखो, ठीक है ना। देखो ये भी सही लगा रहे हो आप लोग लॉजिक, ठीक है ना, कि पहले से देखो वी नॉट था वो तो आएगा ही, ठीक है ना। अब ये पॉइंट चार्ज रख दिया गया ना, तो पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पोटेंशियल तो यही लिखते हैं के क्यू बाई आर, ये लगा दिया, ठीक है। देखो अभी तक आपको याद है प्रीवियस क्लासेस में आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, हम बताए थे ना कि जब भी देखो बाउंड्री कंडीशन लिखा हुआ होगा ना, बाउंड्री कंडीशन, तो आपका बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसमें आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करोगे तो ये वाला पोटेंशियल वी नॉट आ जाएगा आपका, विल यू गेट वी इक्वल टू वी नॉट? ये अगर आप लिख रहे हो तो आपको मिलेगा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये पोटेंशियल? बताइए। नहीं कर रहा है ना, तो गलत हो गया ये, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब अगर आप मात देखो इसको, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करोगे इसमें? सर इसको कैंसिल कराना पड़ेगा के क्यू बाई आर वाले टर्म। हाँ, तो इसमें जानते हो एक ऐसे माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। हाँ, के क्यू बाई कैपिटल आर ये लगा दो, ठीक है ना। अगर इतना लिखोगे ना तो देखो आर की जगह कैपिटल आर लगाओगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है ना, तो एक स्मॉल आर डिपेंडेंस मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पे इससे पोटेंशियल निकालेंगे तो के क्यू बाई आर तो आना चाहिए। तो लॉजिक से जानते हो ये टर्म तो आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये टर्म भी लिखना पड़ेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंदर में कहीं पे पोटेंशियल लिखोगे ना तो यही होगा के क्यू बाई आर और ये, ठीक है ना, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड में देखो चेंज हो जाएगा, आउटसाइड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। अब लॉजिक समझ में आया ना, ये इसलिए लिखा गया है दोनों टर्म कि आर डिपेंडेंस तो हमको चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है ना, लेकिन क्या बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसीलिए ये लिख दिया है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखो ये सब जो है ना स्फेरिकली सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन का केस लिखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं ऐसे केसेस जिसमें थीटा डिपेंडेंस आता है। तो यहाँ ये सब चीजें जो अभी आप लोग को बता रहे हैं ना, कि बीएससी के स्टूडेंट को भी बताया जाता है, इवन मतलब आईआईटी जैम के स्टूडेंट को भी हम लोग बताते हैं ये सभी चीजें, ठीक है। और आईआईटी जैम वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इन सभी मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन का, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक का, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जैम में भी आया है, ठीक है ना। लेकिन अब जो बता रहे हैं ना वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है ना, वो एमएससी के लेवल पे और टीएफआर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो हम लोग कहते हैं थीटा डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम ये जो है ना केस 3 डिस्कस कर रहे हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का केस 3। लास्ट क्वेश्चन में सेंटर पे इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो इनफाइनाइट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज है तो वहां पे हो सकता है,
हम वही तो कह रहे थे, चार्ज जहां पे नहीं है वहां पे नहीं हो सकता है पोटेंशियल इनफाइनाइट, जहां पे चार्ज है ना उसमें हो सकता है। ओके, पर्टिकुलरली पॉइंट चार्ज अगर होगा ना, पॉइंट चार्ज तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता ही है उसमें। ओके, तो थीटा डिपेंडेंट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, थीटा डिपेंडेंट बाउंड्री कंडीशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा डिपेंडेंट बाउंड्री कंडीशन मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये स्फीयर है और इस पे पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो थीटा डिपेंडेंट दिया हुआ है, या मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ये सरफेस पोटेंशियल, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दिया है वो थीटा डिपेंडेंट दिया हुआ है। ओके, इस तरह का कुछ केस हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जानते हो क्या है कि इसमें जब हम लेकिन अभी भी हम लोग यही मानकर चल रहे हैं कि बाहर में भी और अंदर में भी चार्ज डेंसिटी 0 है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो पॉइसन इक्वेशन लिखेंगे ना, तो पॉइसन इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो इसमें ऐसे लिखना होगा डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो तो 0 है बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेल स्क्वायर v 0 हो गया तो 1 बाई आर स्क्वायर और फिर डी डी आर और फिर यहाँ पे आर स्क्वायर और dv बाई डी आर, ऐसा होता है ना। ठीक है, दैट्स दी फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि बाउंड्री कंडीशन में थीटा डिपेंडेंस है, तो मतलब पोटेंशियल में थीटा डिपेंडेंस जरूर होगा। ठीक है, तो फिर दूसरा टर्म लिखना पड़ेगा 1 बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा और फिर यहाँ पे डी डी थीटा और फिर इधर आ जाएगा साइन थीटा और फिर इधर से आएगा dv बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होता है ना। यस Is it सर। okay? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन है। तो ये ऑब्वियसली आप देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं ना जब हम लोग, ठीक है, व्हेन वी डू इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन गिव्स, तो इसके सॉल्यूशन से हमें ये मिलता है। ठीक है, देखो हम इसका सॉल्यूशन करा के नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन जब करोगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा वी आर थीटा, किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, अंदर भी बाहर भी दोनों जगह अप्लाई होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, और सम कांस्टेंट a n r टू द पावर n प्लस सम कांस्टेंट b n और डिवाइड बाय r टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे p n यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें जो pn लिखा जा रहा है ना, pn दिस इज लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। ठीक है, pn इज लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सॉल्यूशन n पे समेशन है, ध्यान रखोगे n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे pn कॉस्ट है। ठीक है, तो देखिए pn लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है, देखो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे उतना हम बता देते हैं एटलीस्ट। देखो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर मान लो हम यहाँ pn और ये जो जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कॉस्ट थीटा लिखा हुआ था ना, उसकी जगह अगर हम मान लो x लिख देते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ऐसा करके कुछ 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n और d n और बाई डी एक्स टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और टू द पावर n, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉड्रिक्स फॉर्मूला। होता है ना, ये किसी को याद है? यस सर, सर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा रॉड्रिक्स फॉर्मूला है pn इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो इसमें एक दो प्रॉपर्टी और होती है कि जैसे pn अगर x की जगह 1 पुट करोगे ना तो ये बेसिकली हमारा 1 आ जाता है, मतलब x। ठीक है, n कुछ भी लिखा हो इट इज इक्वल टू 1। ओके, और pn और अगर x की जगह माइनस x पुट कर दोगे ना तो ये बेसिकली -1 टू द पावर n हो जाता है और pnx। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखो n ऑड नंबर होगा ना, जैसे n की जगह ऑड नंबर है तो ये ऑड फंक्शन होगा, और अगर n की जगह पे इवन नंबर होगा ना तो -1 टू द पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो लीजेंड्री पॉलिनोमियल है ना वो n ऑड होने पे ऑड हो जाता है और n इवन होने पे इवन हो जाता है। ठीक है ना, और ये एक इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कि बेसिकली 1 पुट करने पे 1 आ जाता है। ठीक है ना, और दूसरा एक प्रॉपर्टी है इसमें, देखो pn और यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 होगा इफ n इज ऑड। n इज ऑड, n अगर ऑड है तो फिर x को 0 पुट करने पे 0 होता है, और इवन अगर है ना तो 0 पुट करने पे 0 नहीं आएगा। ओके, दीज आर सम प्रॉपर्टीज। ओके,
मतलब ये जानते हो, अगर 2-3 प्रॉपर्टी याद रखते हो ना, तो कभी मान लो अगर आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है तो आप इससे इजिली चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बाद में जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ोगे ना, तो कहीं कहीं पे इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें देखिए जैसे हम पी एन एक्स लिखे हुए हैं ना, तो हम अगर मान लीजिए देखिए एक्स का वैल्यू एन का वैल्यू 0 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इफ यू पुट एन इक्वल टू 0, तो 0 पुट करोगे तो डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, नो डेरिवेटिव, इसका पावर 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1, और 2 टू द पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो मतलब P0 ऑफ x जो है ना बेसिकली 1 है। उसी तरह से P1 x n की जगह 1 लिखोगे ना, देखो इफ यू राइट 1 हियर, तो हर जगह पे 1, तो एक सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, ये 1, तो 2x² बच जाएगा। तो 2x² को डिफरेंशिएट करोगे ना इससे एक बार, तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। 2x² माइनस 1 को 2x आ गया, और यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आ गया, 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली x बच जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यू विल गेट x हियर, ओके। तो उसी तरह से अगर आप P2 ऑफ x लिखते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू, तो बस हमें 2 लिख देना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, देखो 2 टू द पावर n, ठीक है ना। यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो इसको ओपन करोगे पहले, फिर डिफरेंशिएट करोगे, तो करके देख लोगे, इससे आ जाएगा 3x² माइनस 1 और बाई 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। अब देखो मान लो हमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ये सब प्रॉपर्टी अगर याद है ना, तो उससे चेक हो सकता है। देखो हम x की जगह पे 1, जैसे x लिखा था ना, 1 लिखे थे तो 1 आ रहा था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ओके। तो देखो हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 तो आ रहा है, इसमें 1 पुट करके देखो तो 3, और यहाँ पे 1 पुट करोगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम P3 ऑफ x लिखते हैं, तो ये शायद ऐसा कुछ आता है 5x³ और माइनस 3x और डिवाइड बाई 2, 3x² सर। हाँ नहीं, आप लोग गलत बताते हो। नहीं सर 3x ही है। ऑड फंक्शन, सॉरी हाँ 3x ऑड फंक्शन है ना, ठीक है ना। ये बताया ना कि अगर n ऑड होने पे ये जो है ना, n इवन होने पे इवन फंक्शन होता है, और n ऑड होने पे ऑड होता है, ये ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्योंकि ऐसे देख रहे हो ना, n ऑड लोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और n इवन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख रहे हो जब 2 है तो देख रहे हो इसमें x का इवन पावर सिर्फ आ रहा है, जब ऑड नंबर ले रहे हैं तो सिर्फ ऑड पावर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसका जो है ना हम लोग थोड़ा ज्यादा रिवर्स ज्यादा यूज करते हैं। रिवर्स ज्यादा यूज करने का मतलब ये है कि जैसे कहीं पे 1 लिखा होगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे उसको P0, ठीक है ना। अब उसी तरह से जहां कहीं पे x अगर लिखा होगा तो उसको हम P1 लिख देंगे, ठीक है ना। वी विल बी यूजिंग रिवर्स, ओके। कहीं पे x² अगर लिखा होगा ना, तो देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे इधर से, तो ये बन जाएगा 2P2, और प्लस ये 1 लिखा है ना उसको उधर ले जाओगे, सॉरी 2P2 है ये, तो 2P2, ये 2P2 हो गया, और ये 1 जो है ना उधर जाएगा, 1 की जगह P0 लिख दोगे, ठीक है ना। तो प्लस P0, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो x², ठीक है, तो x² इक्वल टू 2P2 प्लस P0/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग नोटेशंस यूज करेंगे। तो कभी कभी जानते हो एग्जाम में आप देखोगे मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया x के टर्म में, और उसको बोला जाता है कि लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में लिखें, तो बस ऐसे ही करना पड़ता है। जहां पे भी 1 लिखा है उसको P0 लिख देते हैं, x की जगह P1 लिख देते हैं, x² की जगह, ये बस आंसर आ जाएगा, ओके। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल को लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में लिखने के लिए बोला जाता है तो बस यही करना होता है, ठीक है, कि ये सभी करना होगा, ठीक है। लेकिन देखो क्या है कि हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, उस डिस्कशन में क्या होगा, x नहीं लिखा होगा, वहां पे cos थीटा लिखा होगा, ठीक है ना। तो इन EMT देखो, इन EMT या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, आप देखेंगे कि बेसिकली आपको ऐसे लिखना होगा, 1 की जगह तो P0 ठीक है लिख दोगे, लेकिन cos थीटा की जगह पे आपको P1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है ना यहाँ पे वो x नहीं है, cos थीटा है। और cos² थीटा जो होगा ना, cos² थीटा, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे cos² थीटा की जगह ये ऐसे 2P2 और प्लस P0 और डिवाइड बाई 3, ये लिखना पड़ेगा। बस इतना ही 3 यूज करना पड़ता है, इससे जो है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन EMT एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इज दैट ऑल राइट। तो अब हम लोग यहाँ से ये बेसिक जो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट था ना, वो हम आपको बता दिए लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ओके। अब हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो देखो हम आपको अभी जो बताया ना कि जैसे एक स्फेयर होगा, उसके सरफेस पे थीटा डिपेंडेंट पोटेंशियल दिया हुआ होगा, ठीक है ना, और अंदर बाहर कुछ पोटेंशियल वगैरह फील्ड निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना, पोटेंशियल या फील्ड जो भी है, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें हम इसको, ये अभी हम आपको जनरल सॉल्यूशन बताएं,
ठीक है, जैसे अभी हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री में बता रहे थे ना कि -c1/r + c2 वो जनरल सॉल्यूशन था, उसको जब अंदर के लिए अप्लाई करते हैं और बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अलग अलग रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे कि हम इसको अंदर के लिए अप्लाई करेंगे और इसको बाहर के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको अगर हम देखो इनसाइड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम यहीं से लिख देते हैं, ठीक है, चलो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। आप लोग लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख लो। देखो इनसाइड के लिए अगर लिखना चाहते हो ना इसको, इनसाइड के लिए, तो क्या होगा कि इनसाइड में देखो फिर जैसे एक स्फेयर है तो उसका सेंटर पे जाओगे तो r 0 हो जाएगा, तो इनसाइड में r 0 करने पे ये वाला टर्म इन्फिनिटी दे रहे हैं ना, तो इसको हटा दिया जाता है इनसाइड में। तो इनसाइड में पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे v = समेशन, ठीक है ना, और an r⁴n, ये समेशन n पे है 0 to ∞, और यहाँ पे pn हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और आउटसाइड जब लिखोगे ना, देखो आउटसाइड, तो आउटसाइड में क्योंकि ऐसा होगा ना कि आउटसाइड ये स्फीयर एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अगर ये टर्म प्रेजेंट होगा ना तो r इन्फिनिटी पुट करने पे ये हमें इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आउटसाइड में इस टर्म को रिटेन नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इस टर्म को रिटेन करते हैं सिर्फ। तो आउटसाइड में आपको ऐसे बनेगा पोटेंशियल n = 0 to ∞, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा bn और डिवाइड बाई r⁴n+1, ठीक है ना, और pn, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इनसाइड में यूज करेंगे और ये आउटसाइड में, ठीक है। तो यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस वी शुड बी एबल टू गेट द आंसर। ओके, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे a और b जो है ना अननोन कांस्टेंट है, a और an और bn जो लिखा हुआ है ना, ध्यान रखोगे an एंड bn ये सभी अननोन है, और इसको हम फाइंड करते हैं टू बी फाउंड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन से हमें फाइंड करना है इसे। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसे बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि ये कांस्टेंट 0 भी आ सकते हैं, जैसे आपने देखा कुछ केसेस में 0 भी आ जाता है कांस्टेंट। ओके, तो कुछ केसेस में ये कांस्टेंट 0 भी आ जा सकता है। तो देखो हम लिमिट ले, सॉरी यहाँ पे समेशन n = 0 to ∞ है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ऐसा होता है ना कि ये जो कांस्टेंट है an bn बहुत सारे 0 हो जाते हैं, ठीक है, बस 1-2 बचता है यहाँ पे, ठीक है ना। यू गेट ओनली वन an, मतलब जैसे यहाँ पे समेशन करोगे ना तो a0 आएगा, b0, फिर a1 b1 a2 b2। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में सिर्फ a0 b0 नॉन जीरो आ रहा है, बाकी सारे के सारे 0 हो गए, ठीक है। दैट कैन हैपन इन सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखोगे, इसको इनसाइड आउटसाइड में पोटेंशियल इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अब 1-2 प्रॉपर्टी चलो और इसका हम थोड़ा बता देते हैं सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए लीजेंड्रे पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। लीजेंड्री पॉलिनोमियल्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि इसको अगर आप pnx लेते हो ऐसे मान लो, और pmx लेते हैं और dx इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम -1 to +1, तो ये हमें 0 देता है फॉर m नॉट इक्वल टू n। m नॉट इक्वल टू n के लिए 0 देता है ये, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो pn² है, ठीक है, और dx ये इंटीग्रेट करते हो -1 से +1, तो दिस गिव्स यू 2 डिवाइड बाय 2n + 1, ठीक है। तो ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं कैलकुलेशन में, बट ऐसे ही हमने बता दिया है, ठीक है ना। बस हमको ये बताना था यहाँ पे कि ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स हैं। तो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स का एडवांटेज ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि यूनिट वेक्टर्स i कैप j कैप k कैप ऑर्थोगोनल होते हैं। तो कभी ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ai कैप प्लस b j कैप इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से i और j ऑर्थोगोनल होने की वजह से i और j के कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो। यू कैन इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप ऐसे लिख सकते हो a = 2 और b = 3। यू कैन डू लाइक दिस, इज दैट ओके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल है ना, तो हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना, दो साइड से, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखोगे कि ऑर्थोगोनल है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ Pn can be
इसके कोएफिशिएंट्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कैन बी इक्वेटेड। ओके, तो ये बेसिकली आप ध्यान रखोगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ पी एन कैन बी इक्वेटेड। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे तो मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास अब, ठीक है। अब इसको यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जांपल, लिखा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज सरफेस पोटेंशियल, ठीक है। सरफेस पोटेंशियल V इक्वल टू सम V नॉट और इनटू cos थीटा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट V इनसाइड एंड V आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड में हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। अब जब पोटेंशियल निकल जाएगा तो फील्ड भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट फील्ड आल्सो इफ यू वांट, ओके। उसका बस ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे पोटेंशियल इतना दिया हुआ है सरफेस पे, तो हमें इसका पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक स्फीयर है, ठीक है, और इसका सरफेस पोटेंशियल दिया हुआ है V नॉट cos थीटा। तो हम लोग देखो अभी बताए थे ना कि इसमें क्या होगा कि जहाँ पे ऐसा है ना कि cos थीटा लिखा हुआ है उसको हम P1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो विल राइट P1, ओके। तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आप इसको, ये जो पोटेंशियल है ना इसको V नॉट और इंटू P1 लिख दोगे। सो विल राइट दिस V इक्वल टू V नॉट इंटू P1, ओके। इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, रेडियस इज कैपिटल R, ओके। ठीक है, तो अब हमें अंदर और बाहर पोटेंशियल निकालना है। तो पहले इनसाइड का कैलकुलेशन करते हैं। देखो इनसाइड में बोल दिया गया है ना कि पोटेंशियल जब भी लिखना है ना तो बस ऐसे लिख दोगे थीटा डिपेंडेंस वाले केस में ए एन आर टू द पावर एन और पी एन, बस ये हो गया। एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यही लिखना है पोटेंशियल अंदर में, ठीक है ना। बस इसमें आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। देखो आर इक्वल टू कैपिटल आर जब आप लिखोगे ना तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट और इंटू P1, क्योंकि आर इक्वल टू कैपिटल आर मीन्स यू हैव रीच द सरफेस, सरफेस पोटेंशियल वी नॉट P1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे वी नॉट और इंटू P1 इज इक्वल टू वी की जगह वी नॉट P1 और समेशन, ठीक है ना, ए एन और आर टू द पावर एन और पी एन, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट। ए एन आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दिया गया, ठीक है ना। एन इक्वल टू यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी करना है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों साइड से कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हमने बोला ना लीजेंडर पॉलिनोमियल बेसिकली ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल है, तो दोनों साइड से कोएफिशिएंट आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। सो इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ Pn फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है। दोनों साइड से इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम टू साइड्स, तो देखिए यहाँ से क्या करना होगा, वी वांट टू इक्वेट कोएफिशिएंट्स फ्रॉम टू साइड्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 0 लिखोगे तो P0 आएगा, यहाँ पे आएगा A0, यहाँ पे R0, लेकिन इधर तो P0 है नहीं, तो आप बोलोगे P0 कोएफिशिएंट इधर 0 है। तो जब इसको इक्वेट करोगे इन दोनों साइड से तो A0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि P0 कोएफिशिएंट इधर 0 है, इधर आएगा P0 कोएफिशिएंट A0 R, तो फिर R तो कौन 0 नहीं है ना, तो यही 0 करना पड़ेगा। दोनों साइड से इक्वेट करेंगे तो समझ में आ रहा है ना। ऐसा होगा, देखो एक साइड 0 आएगा और इस साइड ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे आएगा, एक साइड से 0 आएगा, दूसरे साइड से आएगा A0 R का पावर 0, ठीक है ना। ये P0 कोएफिशिएंट इधर से यही बन रहा है, तो बस ये R0 तो 1 हो गया, तो A0 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जब n की जगह पे 1 लिखोगे और दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे तो ऐसा आएगा A1 R का पावर 1 तो R हो गया ना, P1 का कोएफिशिएंट, और इधर से P1 कोएफिशिएंट हो जाएगा V नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए A1 इज इक्वल टू आ जाएगा V नॉट और बाई R, ठीक है ना, V नॉट बाई R, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है V नॉट बाई R, ठीक है। उसी तरह से आप A2 बताइए कितना आएगा, कैन एनीवन टेल व्हाट इज A2, A3 ये सारे कितना है। देखो इस साइड एक्चुअली P2 आएगा, इधर तो P2 है नहीं, तो 0 आ जाएगा, 0 है ना, तो इससे सारे 0 आ जाएंगे फिर, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे कह सकते हो an इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना।
बस n जो 1 आया ना, देखो यहाँ से a1 बस इतना है, ठीक है ना, अदरवाइज ऑल जो है ना जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस समेशन में जितने भी कोएफिशिएंट है ना सारे जीरो हो जाएंगे। तो बस बचेगा कितना कोएफिशिएंट, सिर्फ एक कोएफिशिएंट बचेगा, वो बेसिकली a1 होगा, ठीक है ना। तो बस यही बच जाएगा और a1 का वैल्यू हमारा निकल चुका है। तो इसीलिए पोटेंशियल जब निकालोगे ना, देखो पोटेंशियल फिर से हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, समेशन an r⁴n और pn, ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है ये, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू, अब सम करोगे तो सारे के सारे जीरो हैं, ऑल आर जीरो, ओके। तो बचा सिर्फ एक, ठीक है ना, सिर्फ एक बचा यहाँ पे, ठीक है, ऑल आर जीरो, तो बस एक बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो बेसिकली a1 बचेगा। तो a1 क्योंकि सभी जीरो है ना, r का पावर 1 और यहाँ से p1 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू, ठीक है ना, सो वी गेट v इक्वल टू a1। तो a1 हमारा जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो a1 की जगह पे आ जाएगा v0 बाई कैपिटल R, ठीक है ना। यहाँ से देखो v0 बाई कैपिटल R और स्मॉल r, और p1 का वैल्यू अब यहाँ पे लिख दोगे cos थीटा। a1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, r हो गया, और p1 का वैल्यू cos थीटा है, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो गया, दैट इज द आंसर। तो ये पोटेंशियल इनसाइड हो गया। तो सरफेस पे पोटेंशियल अगर v0 cos थीटा है ना, तो अंदर में पोटेंशियल इतना हो जा रहा है, v0 बाई r स्मॉल r और इंटू cos थीटा, ठीक है, दैट्स द पोटेंशियल, ओके, ठीक है। तो पोटेंशियल अंदर निकाल दिया आप लोग। इसी तरीके से अब आउटसाइड का बताइए जरा क्या आ रहा है, देखो एक बार कैलकुलेट करके, जिस तरह से ऐसे इनसाइड का लिखा गया ना, एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप आउटसाइड का लिख सकते हो, ठीक है। देखिए जरा एक बार कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आंसर आउटसाइड का। ये a1 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज a1। Sir, v0 r is capital R square upon r to the power n plus 1 cos theta. नहीं n+1 नहीं आएगा, n+1 नहीं आएगा, ठीक है। देखो आउटसाइड लिखेंगे ना, आउटसाइड तो आप ऐसे लिखोगे, v इज इक्वल टू, हम बताए ना आपको, समेशन और क्या था, bn और डिवाइडेड बाई r टू द पावर n+1, ठीक है, और ये था ऐसा pn, ये लिखा हुआ था। तो ये आउटसाइड के लिए है। तो इसमें भी तो यही होगा ना, r की जगह पे जब हम r इक्वल टू कैपिटल R लिखेंगे, देखो r इक्वल टू कैपिटल R, तो v की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा v0 इंटू p1। यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल तो यही है, तो आउटसाइड भी तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे v की जगह पे हम जब लिखेंगे v0 और इंटू p1, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे bn, ठीक है ना, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और bn जो लिखा गया है, bn यहाँ सॉरी bn तो ऐसे रहने दो, और यहाँ r की जगह कैपिटल R लिखना होगा, हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं ना, r की जगह कैपिटल R लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो n+1 है ये, और ये pn है। तो फिर से दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट किया जाएगा, ठीक है ना, दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो देखो जब n इक्वल टू 0 लिखोगे तो p0, इधर तो p0 है नहीं, तो फिर कोएफिशिएंट bn 0 हो जाएगा। फिर 2, 3, 4 कुछ भी लिखोगे ना, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे, तो इधर 2 नहीं होने की वजह से इसमें ऐसे लिख दोगे, bn इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल, ये सिंबल जानते हो ना, फॉर ऑल n विच इज नॉट इक्वल टू 1, बस n इक्वल टू 1 के लिए नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 जब आप लिखोगे ना, तो देखो इधर से आएगा v0 p1 का कोएफिशिएंट, n इक्वल टू 1 के लिए, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए आपको मिलेगा p1 कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे, इधर से v0 मिलेगा, और इधर से n इक्वल टू 1 जब लिखोगे तो यहाँ पे आएगा b1, और नीचे आएगा n की जगह 1 लिखने पे r²। तो यहाँ से आप देखिए b1 इज इक्वल टू v0 और इंटू r² होगा, ठीक है। सो दैट इज दी b1, तो ये b1 निकल गया। अब हम फिर से वापस इस फॉर्मूले में जाते हैं, देखो v इज इक्वल टू है हमें समेशन bn और डिवाइडेड बाई स्मॉल r टू द पावर n+1 और pn, n इक्वल टू है 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसका हम सम कर रहे हैं, तो n जब 0 लिखेंगे b0, तो b0 हमारा 0 है एक्चुअल में, फिर b2, b3, b4 ऐसे करके इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, तो सीरीज के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑल टर्म्स ऑफ दैट सीरीज इज 0, ठीक है। बचेगा सिर्फ हमारा एक टर्म b1 से बचेगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, देखो b1, और जब इसमें 1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे r² हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा p1, ठीक है ना। तो अब b1 का वैल्यू वहां से पुट कर दोगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v0, ठीक है, तो v0 और इंटू कैपिटल R² और डिवाइड बाई स्मॉल r², और p1 से आ जाएगा आपका cos थीटा। तो यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, v0 कैपिटल R² बाई
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दैट्स द आंसर। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अंदर बाहर का पोटेंशियल निकल गया। अब हम एक बार थोड़ा फील्ड निकाल देते हैं। देखो फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है। फील्ड एक्चुअली थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड निकाल रहे हैं, तो पहले इनसाइड का, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल अंदर का निकला हुआ है, बस इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए कितना निकल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए डिफरेंशिएट करके। इसका ग्रेडियंट ऐसा होगा ना, माइनस, इसको ऐसे लिखोगे आर कैप और डीवी बाई डी आर, और प्लस थीटा कैप बाई आर और डीवी बाई डी थीटा, ऐसे लिखोगे ना। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया ना ग्रेडियंट का, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, आर कैप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट बाई आर तो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वी नॉट बाई आर तो बाहर हो गया ना, और यहां से हो गया कॉस थीटा और इंटू आर कैप, और इधर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और इंटू थीटा कैप, दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा यूनिक रिजल्ट है, जानते हो, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि थीटा तो एक वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। तो एक्चुअली जानते हो ये देखने में लग रहा है वेरिएबल है, बट एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि स्फेयर के सरफेस पर अगर पोटेंशियल वी नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है, तो अंदर में फील्ड कैसा है, मतलब फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन, ये पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे अंदर में जो फील्ड निकल रहा है ना, वो कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, ओके। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका मॉडुलस निकालोगे ना, तो वी नॉट बाई आर लिख देंगे, और इसका रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है ना। डायरेक्शन देखिए कैसे कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन जो है ना बेसिकली इस तरह से कांस्टेंट है यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए जेड डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं इसमें, देखो ये हमारा आर कैप है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल पोलर में z के साथ पोजीशन वेक्टर का एंगल थीटा होता है, ठीक है ना। जैसे ये z डायरेक्शन है और ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये एंगल जो है ना थीटा होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव। तो देखिए क्या होगा इधर, इसमें ये जो डायरेक्शन है ना, दिस इज थीटा कैप, और ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी माइनस थीटा कैप, ठीक है। तो ये थीटा कैप हो गया और ये माइनस थीटा कैप हो गया, इज इट ओके। तो देखिए ये डायरेक्शन, ये हमारा z कैप है, ये z डायरेक्शन है, तो ये z कैप हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है ना, आप निकाल के देख सकते हो, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ये दोनों जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा थीटा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर z कैप को रिजॉल्व करते हो ना, देखो z कैप, इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे आर कैप और थीटा कैप में, तो देखो एक कंपोनेंट इसका आर कैप में जाएगा, दूसरा माइनस थीटा कैप में जाएगा, तो z कैप इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है ना इसका, तो इधर कंपोनेंट डायरेक्टली कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू आर कैप, और इधर माइनस थीटा कैप है ना, तो इसलिए माइनस साइन थीटा और इंटू थीटा कैप हो जाएगा, ठीक है।
तो ये cos थीटा आर कैप और माइनस साइन थीटा थीटा कैप जो है ना एक्चुअली जेड कैप के इक्वल होता है। तो ये जो फील्ड निकल रहा है ना यहाँ पे माइनस वी नॉट बाई आर और इंटू जेड कैप है। तो अब देखो यहाँ से देखने से पता चल गया ना, मैग्नीट्यूड इसका बस वी नॉट बाई आर है और इसका डायरेक्शन जो है ना जेड कैप में है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो स्फीयर के अंदर आप ध्यान रखेंगे फील्ड मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, दोनों तरह से ये कांस्टेंट है। इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट इट। ओके, ऑलराइट। तो अब देखिए यहाँ से इसमें इस तरह से अंदर में फील्ड निकल गया। माइनस क्या है? माइनस क्या कह रहे हो? माइनस जा माइनस तो है ना यहाँ पे, माइनस तो है ना यहाँ पे। मैग्नीट्यूड सर ओनली वी नॉट बाई आर आएगा। अब मैग्नीट्यूड वी नॉट बाई आर आएगा, हाँ वो तो सही है, मैग्नीट्यूड तो वी नॉट बाई आर आएगा, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म। ओके, अब देखिए क्या है कि इसका फील्ड आउटसाइड निकालोगे ना तो आउटसाइड भी हम निकाल सकते हैं, आउटसाइड निकाल के देख लोगे। ठीक है ना, बस ये फील्ड है इसका, फिर यही फॉर्मूला लगा देना है, ये जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएट करके, तो इसमें आप निकाल के देख लोगे आउटसाइड में जो फील्ड आएगा ना एक्जैक्टली सिमिलर टू डाइपोल आएगा। क्योंकि आपको याद है डाइपोल का पोटेंशियल फॉर्मूला याद है, डाइपोल का पोटेंशियल ऐसे लिखे थे केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डू यू रिमेंबर दैट? याद है? केपी कॉस थीटा ऐसा था ना, तो देखो कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है ना, ये बेसिकली केपी की जगह पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिमिलर टू डाइपोल, ये सिमिलर टू डाइपोल है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ना वो भी बेसिकली सिमिलर टू डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर टू डाइपोल होगा। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग इस केस में कैलकुलेशन कर लिए कि अगर सरफेस पे देखिए पोटेंशियल दिया हुआ है वी नॉट कॉस थीटा, तो अंदर में किस तरह से पोटेंशियल और फील्ड निकालेंगे। अंदर में पोटेंशियल देखा, ध्यान रखोगे प्रोपोर्शनल टू आर है, कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। अंदर का पोटेंशियल जो है ना प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर में जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर निकला है। देखो बाहर में पोटेंशियल निकला ना 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है, तो एक ठीक है, तो ये देखिए कॉस थीटा का केस था। अब इसी तरह से हम लोग अदर डिपेंडेंस का केस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, सपोज करो कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने यहाँ पोटेंशियल दे दिया वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और हम पूछ रहे हैं कि वी इनसाइड कितना है। ठीक है ना, वी इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें कुछ कंक्लूजन जो है ना बहुत वेल नोन टाइप का आ रहा है ना, कि अंदर में फील्ड देखो यूनिफॉर्म आ रहा है, बाहर में डाइपोल जैसा आ रहा है, तो इसीलिए हम उसमें पोटेंशियल भी निकाले फील्ड भी निकाले। बस इसको हम एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि इसमें हमें अंदर में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना, वी इनसाइड। ठीक है, वी इनसाइड जैसे बोला जा रहा है ना, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, अंदर में किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इसमें अगर आप अंदर में पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ऐसे आओगे। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू हमने बताया समेशन और an r⁴ n और pn है। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल इनसाइड। ठीक है, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो r इक्वल टू कैपिटल R पे, तो पहले जानते हो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दिस यू विल हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो याद है इसको हम लोग कितना लिखे थे 2p2 ऐसे कुछ था ना, 2p2 और प्लस p0 डिवाइड बाय 3, यही था ना। यस सर, 2p2 प्लस p0 और डिवाइड बाय 3 ऐसे लिख दोगे इसको। ठीक है ना, तो ये लिख देंगे कॉस थीटा को। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को इतना लिख दिया गया। ठीक है, तो अब देखो r इक्वल टू जब कैपिटल R होगा ना तो v इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा v0 और फिर 2p2 और प्लस p0 और डिवाइडेड बाय 3, ये लिखना होगा। दिस यू विल हैव टू राइट। ओके, तो ये लिख देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये लिख दिया हमने। अब हम लोग यहाँ से v इज इक्वल टू v0 ये लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो v की जगह v0 और फिर 2p2 और प्लस p0 और डिवाइड बाय 3 हो गया, इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है और यहाँ पे है an और हम r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर रहे हैं ना, तो कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया pn। अब हम दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो देखो इस साइड क्योंकि 2 और 0 है ना, तो बस इसमें क्या होगा कि अदर जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना an इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। तो सिर्फ 0 और 2 अगर नहीं होगा, इफ 0 एंड 2 इज नॉट देयर, ओके,
तो उस केसेस में बेसिकली an जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, अदर क्योंकि 0 टू प्रेजेंट है ना, बाकी सारे केसेस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इन दोनों केसेस में निकाल लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे देखो 0 लिखते हैं, तो 0 लिखोगे तो यहाँ P0 आ जाएगा, P0 कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे तो यहाँ पे A0 कितना आएगा बताइए आप लोग, और A2 कितना आएगा, ये दो खुद ही निकाल लीजिए। V0/3 A0 आएगा हमारा V0/3 है ना, ठीक है, और P2 कितना आ रहा है, 2V0/3R²। 2V0/3R² है ना, ठीक है, यहाँ से ठीक है ना, 2n की जगह 2 लिखोगे ना तो A2R² आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, इधर से P2 कोएफिशिएंट इक्वेट करो 2V0/3, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो बस यही दो हमें निकालना था, बाकी सारे 0 हैं, ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल सॉरी V निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और फिर R⁴n an और Pn, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें V इज इक्वल टू, अब हम समेशन करेंगे, तो जब n की जगह 0 लिखोगे और फिर n की जगह 2 लिखोगे तो ये नॉन जीरो टर्म देगा, बाकी इस इनफाइनाइट सीरीज का हर टर्म 0 है, क्योंकि आप जानते हैं an जो है ना वो सारे 0 हैं फॉर अदर वैल्यूज। तो यहाँ से ऐसा रिजल्ट आएगा A0 फिर R⁴0 और P0 प्लस A2 R⁴2 और P2, बस ये दो टर्म बचेंगे, बाकी सारे टर्म जो इस सीरीज के होंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली हियर। ओके, तो V इज इक्वल टू A0, तो A0 आप देखो पुट कर दो यहाँ से, V0/3 है और R0 तो 1 हो जाएगा, P0 भी 1 होता है, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, प्लस A2 आप लिखोगे, A2 इज 2V0/3R², ठीक है ना, देख रहे हो 2V0/3R², और यहाँ से आप लिखोगे R², ठीक है, और P2 लिखोगे, P2 का फॉर्मूला मतलब लीजेंडरी पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था ना, ऐसे था 3x², तो x की जगह हम लोग cos लिख रहे हैं ना, 3 cos² थीटा -1 और /2 होगा, ठीक है। तो P2 का जो फॉर्मूला 3x² -1/2 था ना, तो x की जगह बस ध्यान रखोगे कि इसमें cos थीटा आर्गुमेंट cos थीटा होता है, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। V इज सॉरी ये क्या आ गया, तो V इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से V0/3 और प्लस, ठीक है, इसमें कुछ टर्म देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V0 इंटू स्मॉल r² अपॉन 3 कैपिटल R², ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 cos² थीटा और -1, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, तो V सेंटर पे निकालना है, अगर ये V सेंटर पे तो R की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये V0/3 आ जाएगा, ध्यान रखोगे R = 0 पुट किया गया, ठीक है, सो दैट्स द आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर सरफेस पे थीटा डिपेंडेंट पोटेंशियल दिया हुआ है तो। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें TFR का, वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके देखोगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम जानते हो ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 ये, ठीक है। तो देखिए अभी हम आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैट्स, कल के बाद जो है ना हम एक दो प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है, बाकी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स फिर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स जितना बता दिया गया ना यही सब कुछ है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बस इतने ही से आता है, ठीक है। उसके बाद डायलैक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, डायलैक्ट्रिक, वो बेसिकली आप तभी समझ सकते, मतलब बहुत अच्छा उसमें आप तभी कर सकते हैं जब आप अभी तक जो पढ़े हैं वो जानते हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स तो आप फिर डायलैक्ट्रिक में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना रिवीजन कर सकते हो ना अभी तक जो पढ़ाया गया उसका, आप 15 लेक्चर हो गए हैं, 15 मतलब 30 आवर्स पढ़ा दिया गया आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो इतने क्या बोलते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह कराए गए इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। जब रिवीजन हो जाएगा तो हमें बता दोगे तो फिर हम डायरेक्टली पढ़ाएंगे, ठीक है। हम 2 क्लास के बाद फिर हम मैग्नेटोस्टैट्स पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटोस्टैट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो चलो फिर हम अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग को रिवीजन करना है बस इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है। तो एक हम जानते हो नेक्स्ट आप लोग का जो है ना अभी मंडे को एक टेस्ट लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है, मतलब आप लोग जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है ना, क्वेश्चन हम टफ देंगे, ठीक है, वो मतलब हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन भी नहीं बने, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ के आओगे। एक्सक्यूज मी सर,
सर ये इसके लिए जैसे बुक्स वगैरह आपने बताई थी, तो सर ग्रिफिथ में तो मतलब इतना डिटेल में नहीं दिया जितना आप पढ़ाते हो, तो मतलब कुछ दूसरी बुक अगर। अरे तो हम पढ़ा, जब आपको लग ही रहा है कि हम डिटेल में पढ़ा दिए तो अब बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है सर। तुम लोग देखो बुक हम सब बता दिए आप लोग को। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा नहीं था कौन कौन सी बुक बताए थे। ठीक है, देखो हम बता देते हैं फिर भी। अभी जो है ना बुक जो है हम बताए थे वासुदेव घोष, ठीक है। लेकिन देखो इसको इसी तरीके से पढ़ोगे। एक पहले तो आपको पढ़ना है एससी वर्मा। अगर आप एससी वर्मा के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एससी वर्मा पहले पढ़ो, ठीक है, फिर वासुदेव घोष पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद अगर देखना चाहते हो तो ग्रिफिथ पढ़ो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हम क्लास नोट्स पढ़ाए ना वो पढ़ लो, ठीक है ना। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब वेल नोन टाइप ऑफ बुक्स हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा पढ़ने के अपनी ईएमटी की एक बुक अभी लॉन्च करी है 5-10 दिन पहले। अच्छा, हाँ सर, अलग से स्पेशली उन्होंने लॉन्च करी है। हाँ तो क्या बोलते हैं, ले लो अगर लेना है तो, ठीक है ना। सर बहुत महंगी है, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर रिव्यू करके बता दीजिए कि कितनी की है वो बुक। 800 रुपए, 850 की है। अच्छा, वो नहीं सर ठीक है। सर अभी नहीं ऑनलाइन आई जानते भी हो, नहीं है देखो वो। एससी वर्मा का जो है ना राइटिंग स्किल जो है ना अच्छा है, ठीक है ना। देखो वो ठीक लिखते हैं बुक, जानते हो। अगर मतलब लिखे होंगे ना तो ठीक लिखे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो बुक को, ठीक है। क्योंकि जानते हो मुझे पता है एससी वर्मा पिछले 10 साल से ईएमटी की बुक लिख रहे थे, ओके। हम 10 साल से ज्यादा से लिख रहे थे। मतलब आप कोई पर्सन जानते हो 10 साल से लिख रहा है तो अच्छा ही लिखा होगा, ऐसा थोड़ी खराब लिखे होंगे। जानते हो हम आपको बता रहे हैं कि जब हम पीएचडी कर रहे थे ना तो उनके वेबसाइट पे उस टाइम लिखा हुआ था कि आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ईएमटी, ठीक है। तो मतलब हमें लगता है 10 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 15 साल हो गया। तो क्या बोलते हैं, डेफिनेटली कंटेंट तो ठीक ही रहा होगा, ठीक है। देख हम तो देखे नहीं अभी। कब लॉन्च हुआ है? 5-10 दिन पहले ही करी है, 10 दिन। अच्छा, तो देख उन्होंने लोगे, अपने ठीक है? YouTube चैनल पर डाला था, और वेबसाइट भी उन्होंने कोई ऐसी अपनी खुद ही की चूज करी है, बट Amazon वगैरह में अभी नहीं आई है। अच्छा, ठीक है, देख लोगे। ठीक है, चलो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके।